Hello students, welcome back. This is Imran. We are discussing class 9 physics unit number 3 dynamics 1. इससे पहले वाले यूनिट में हमने मूवमेंट के रिलेटेड पढ़ा था कि कोई भी चीज जो है वो मूव कैसे करती है, मोशन के रिलेटेड बेसिकली हमने स्टडी करी थी, जहाँ पे एक्सेलरेशन, स्पीड वगैरह को हमने डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम जो है मूवमेंट की जो है कोर्स को देखेंगे कि क्या चीजें होती है जिनकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करने लगता है, या फिर क्या वजह है कि कोई ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो रुक जाता है, किसी ऑब्जेक्ट के चलते हुए डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो इन सारी चीजों के पीछे क्या चीज है? बेसिकली इन सारी चीजों के पीछे एक चीज है जिसको हम कहते हैं फोर्स, राइट। तो फोर्स वो एजेंट है जिसके बेस पे ये पूरी जो अर्थ है, ये पूरी जो यूनिवर्स है वो चल रही है। तो यूनिवर्स फोर्स के बेस पे चल रही है। ये जो मार्कर हमें सॉलिड फॉर्म में नजर आ रहा है, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, ये सब जो है इन सब के पीछे फोर्स है। कैसे आगे जब हम इस चैप्टर में बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। फर्स्ट जो है हम जो है डायनेमिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। तो डायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जहां पे हम मोशन और उसकी वजह कोर्स को पढ़ते हैं। मोशन इन इट्स कोर्स के हरकत और उसकी वजह दोनों को पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं द कनेक्शन बिटवीन फोर्स एंड मोशन। इसकी डेफिनेशन होगी द कनेक्शन बिटवीन फोर्स एंड मोशन। नाउ क्योंकि फोर्स की बात हो रही है तो फोर्स की डेफिनेशन 3.1 टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक फोर्स का है चैप्टर का। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी व्हिच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ अ बॉडी। फोर्स जो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इससे पहले वाली यूनिट में हमने वेक्टर स्केलर रिलेशनशिप्स को अच्छे से डिस्कस किया था। तो वेक्टर वो क्वांटिटीज होती है जिनमें स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जो चेंज करती है या चेंज करने की कोशिश करती है टेंड्स टू स्टेट ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी की स्टेट को। स्टेट मीन कोई अगर रेस्ट में है तो उससे मूवमेंट में लाने की कोशिश करेगी, या फिर कोई मूवमेंट वाले ऑब्जेक्ट को रोकती क्या चीज है? फोर्स है। स्टार्ट्स और स्टॉप्स, चला दे या फिर रोक दे, इट्स मोशन, हरकत को। स्पीड इट अप और स्लो इट डाउन, या फिर फोर्स क्या करती है? या तो स्पीड अप करती, बढ़ा देती स्पीड को, या स्लो कर देती है। एंड कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। सही, तो ये फोर्स ये सारी चीजें करती है। नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेस, दो तरह की बेसिकली कैटेगरी से फोर्सेस की, जिनमें नंबर 1 ए में कांटेक्ट फोर्स और इसके बाद आएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। फर्स्ट हम कांटेक्ट फोर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो कांटेक्ट फोर्स, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन में लगने वाली फोर्स डेट आर इन फिजिकल कांटेक्ट, जो आपस में फिजिकली कांटेक्ट में हो। फॉर एग्जांपल इस मार्कर और इस हाथ के बिटवीन में जो फोर्स लग रही है हैंड के बिटवीन, ये कॉन्टेक्ट फोर्स है, बिकॉज ये मार्कर इसके साथ फिजिकली कॉन्टेक्ट में आ रहा है। ऐसे ही बुक में एग्जाम्पल है बैट्समैन की, कि बैट्समैन जो है वो हिट करता है बॉल को, तो बॉल और बैट फिजिकली कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो यहाँ जो फोर्स जनरेट हो रही है दैट इज कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक। नाउ कॉन्टेक्ट फोर्स के फर्दर टाइप है, जिनमें नंबर 1 नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स का सिंबल एफ ही होता है, लेकिन एन ये बता रहा है नॉर्मल फोर्स। अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, किसी भी सरफेस के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रखा हो, जैसे मान लीजिए एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक है, तो इस बुक में जो टेबल ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है जो कि परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर मतलब क्या? ऐसी फोर्स जो बिल्कुल स्ट्रेट और टेबल के साथ 90 डिग्री बने, तो ऐसी फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स कहाँ से जनरेट होती है? इस बॉडी का कोई ना कोई वेट हो, और यू नो कि वेट इज अ फोर्स, और वेट जो है जमीन की तरफ, नीचे ग्राउंड की तरफ एक्ट होती है। तो इस बॉडी का फोर्स इसको नीचे की तरफ पुश कर रहा है। और न्यूटन का थर्ड तो है कि एक्शन का रिएक्शन होता है, अगर वेट इसको नीचे की तरफ खींच रहा है तो ये टेबल अपोजिट में इसको ऊपर की तरफ उतनी ही फोर्स है जितना ये वेट ऊपर की तरफ पुश करेगी। तो दैट्स व्हाई ऊपर की तरफ पुश तो हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल है, तो कैंसिल हो गई, ठीक है। ऐसे ही थ्रस्ट फोर्स क्या होती है? द फोर्स दैट propels a flying machine in the direction of motion। फ्लाइंग मशीन को, उड़ने वाली मशीन को जिस डायरेक्शन में वो जाना चाहे उस डायरेक्शन में अगर खिसका दे, फिर मूव करा दे, सही है, मूव करा दे, तो इसको हम कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। जो थ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगती है, कैसे? यहाँ पे देखें, अगेन ये एक रॉकेट है, इसको कोई ना कोई वेट है, तो वो वेट इसको नीचे की तरफ एक्ट करा रहा है, ठीक है। अभी ऊपर की तरफ कैसे जा रहे हैं? गैसेस के दम पर। यहाँ से हाई प्रेशर के साथ गैस बाहर आ रही, तो गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बहुत ज्यादा, बहुत प्रेशर से वो नीचे आ रहे हैं, नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं, तो अपोजिट में उतनी ही फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी। जितना ज्यादा प्रेशर नीचे की तरफ, उतनी ज्यादा फोर्स ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ इतनी ज्यादा फोर्स जनरेट हो जाती है जो वेट से बहुत ज्यादा हो जाती है इसके। तो जब इसके वेट से ज्यादा फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, अनबैलेंस फोर्स, ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स है, नीचे की तरफ कम फोर्स है, तो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करना
स्टार्ट करेगा, और ये जो फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ इसको थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन, फोर्स दैट रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन ऑफ सॉलिड्स। फ्रिक्शन बेसिकली आप समझ लें रगड़ को, सही, दो सरफेस जब कांटेक्ट में आते हैं तो आप दिखने में तो आपको ये बोर्ड अभी स्मूथ लग रहा है ना, लेकिन आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो इसमें भी ऐसे ऐसे आपको ट्रफ एंड क्रस्ट मिलेंगे, ठीक है, क्रस्ट एंड ट्रफ मिलेंगे। तो दूसरी जब बॉडी इसके ऊपर आती है तो वो ऐसे होती है। अब इन दोनों के बिटवीन में, क्योंकि इनके जो है ना रफनेस की वजह से फोर्स जनरेट होगी, सही है। तो फोर्स देट रेजिस्ट द मोशन, रिलेटिव मोशन, जो मोशन को रेजिस्ट करे, रोक के, उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स सॉलिड्स की। फ्लूइड लेयर्स में भी जो फ्लूइड जैसे गैसेस हो गए, लिक्विड्स हो गए, इनको हम फ्लूइड्स कहते हैं। फ्लूइड लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, जैसे ऑयल के ऊपर वाटर के ऊपर ऑयल, या फिर वाटर के ही जो लेयर्स हैं उनमें भी जो फ्रिक्शन पीरियड हो रहा है एटम्स की वजह से, सही, एक एटम के मॉलिक्यूल्स के ऊपर दूसरे एटम के मॉलिक्यूल्स, इस तरह से। तो ये जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रही है, रगड़ जो है उसको भी हम फ्रिक्शन कहते हैं। एंड मटेरियल एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के बिटवीन में भी इन कॉन्टेक्ट एंड स्लाइडिंग, जब भी वो कॉन्टेक्ट में हो तो जो फोर्स लगी हुई है उनके ऊपर वो कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, और या स्लाइड करते हुए जो फोर्स लग रही है वो भी फ्रिक्शन फोर्स है अगेंस्ट ईच अदर, राइट। तो आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पे भी एग्जाम्पल आप देखेंगे, ये बॉक्स है, इसको अगर मैं इस तरफ पुश करूं डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी ऑलवेज, इसको रोकने के लिए, ठीक। नेक्स्ट फोर्सेस को डिस्कस करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट फोर्स इज टेंशन। कॉन्टेक्ट फोर्स में जो नेक्स्ट फोर्स है वो टेंशन है, फोर्स नंबर 4 और दिस इज 5। टेंशन फोर्स बेसिकली स्ट्रेचिंग फोर्स होती है, खिंचाव वाली फोर्स जो दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में होती है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय टू और मोर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, दो या दो से ज्यादा फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे रॉप है ये, और ये कोई बॉक्स है, कोई भी चीज है, कोई वेट है, डेड आर इन कॉन्टेक्ट में है। थ्रो स्ट्रिंग, रॉप, केबल और स्प्रिंग। थ्रो स्ट्रिंग धागे के थ्रू, रस्सी के थ्रू, केबल किसी केबल वायर के थ्रू, या फिर स्प्रिंग के थ्रू अगर कोई ऑब्जेक्ट फिजिकली कॉन्टेक्ट में है तो उसमें जो स्ट्रेच वाली जो फोर्स है, एक्सटेंशन, खिंचाव वाली फोर्स, उस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन। और ये जो टेंशन है अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है। तो अगर आपने जो है वो वेब्स वगैरह देखे हो, मकड़ियों के जाले वगैरह, वो कितनी खूबसूरती से बने हुए होते हैं, वहां पर बिल्कुल एक के बाद एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में ऐसे बने हुए होते हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर टेंशन फोर्स लगा करके स्टेबल कर रहे होते हैं, ठीक है। नाउ इलास्टिक फोर्स, द फोर्स इज दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स टू रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स शेप। अपनी शेप को बचाने के लिए, शेप में चेंज को रेजिस्ट करने के लिए, रोकने के लिए जो फोर्स लगाता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उस फोर्स को हम कहते हैं इलास्टिक फोर्स। फॉर एग्जांपल ये एक मेटल की जो रोड है, आयरन की समझ लें, स्टील की समझ लें, एक सरिया है कुछ लोहे का, तो आप एक हद तक बेंड कर सकते हो, उसके बाद आपको एक फोर्स फील होगी जो ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी। तो वो जो फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, जो रेजिस्ट कर रही है चेंज को, उस फोर्स को हम कहते हैं इलास्टिक फोर्स। जैसे आप छोड़ोगे तो अगेन ये चीज स्ट्रेट हो जाएगी। जैसे कोई रबर बैंड है, तो आप ऐसे करके ओपन करेंगे तो वो एक लिमिट तक ओपन होगा, उसके बाद आपको बिल्कुल एक फोर्स फील होगी अगेंस्ट, रेजिस्ट करते हुए उस फोर्स एक्सटेंशन को। तो वो जो फोर्स वो इलास्टिक फोर्स, जैसे स्प्रिंग है एक लिमिट तक खींचेगी, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा इसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा एक्सटेंड कर देंगे तो हमेशा परमानेंट खींची रह जाएगी। लेकिन एक लिमिट तक फोर्स ये लगा रही होती है स्प्रिंग वापसी अपनी शेप में आने के लिए, और उस लिमिट के अंदर आप छोड़ देते तो स्प्रिंग वापस से अपनी शेप में आ सकते। तो ये जो रेजिस्टिंग फोर्स है शेप में चेंजिंग, इसको इलास्टिक फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो है कॉन्टेक्ट फोर्सेस की साइड टाइप्स हमने डिस्कस कर लिया, अब हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, देखिए कॉन्टेक्ट फोर्स जिस तरह से कॉन्टेक्ट में फिजिकली टच होकर के लगने वाली फोर्सेस को कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं, और डिस्टेंस से लगने वाली फोर्सेस को हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स कहते हैं। द फोर्स which acts at a distance, बिल्कुल एक डिस्टेंस से लगने वाली फोर्स, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, किसी फिजिकल कांटेक्ट के बगैर, बिटवीन टू बॉडीज, दो बॉडीज के बीच में, ऐसी फोर्स को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स की टाइप्स है, नंबर 1 है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कौन सी फोर्स है? द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स विद मास। वो हर वो ऑब्जेक्ट जिसका मास है, उन दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन में जो फोर्स है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जो कॉमन एग्जांपल है दैट इज, आप मान लें ये सन है एंड देयर इज अर्थ। सन और अर्थ के बिटवीन में जो फोर्स है दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स।
सन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करा रहे इस तरह अर्थ को, और अर्थ सन को अपनी तरफ, ठीक है। ऐसे ये मार्कर है और इसके मेरे बिटवीन में भी फोर्स है, हर ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन में फोर्स है, तो इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि ये मार्कर और अगर मेरे बिटवीन में फोर्स है तो ये मार्कर मेरी तरफ आना चाहिए, चिपक जाना चाहिए, क्यों नहीं चिपक रहा है? बिकॉज ये जो मार्कर है ना, इसके मेरे बिटवीन में और इसके और अर्थ के बिटवीन में भी फोर्स है, ठीक है। हम सारे इंटरकनेक्टेड है ना, ये मार्कर है, ये मैं हूँ, ये अर्थ है नीचे, तो मेरे और अर्थ के बिटवीन में भी फोर्स है, दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन में फोर्स, दो बॉडीज के बिटवीन में फोर्स, मेरे और इस मार्कर के बिटवीन में फोर्स। अब मेरे और अर्थ के बिटवीन में जो फोर्स है ग्रेविटी की, वो बहुत ज्यादा है मेरे और मार्कर के रिस्पेक्ट में। दैट्स व्हाई मैं जो है, और मैं और मार्कर इस तरह एक्ट नहीं कर रहे बल्कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कौन सी फोर्स है? एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज ऑब्जेक्ट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली जो है, अगर आपने एटम पढ़ा हो केमिस्ट्री में, तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज। ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक, इन चार्ज पार्टिकल्स के बिटवीन की फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, राइट। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव का क्या मतलब है? अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है तो दोनों के बीच में रिपल्जन होगी, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव के बिटवीन में अट्रैक्शन होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अट्रैक्टिव और रिपल्जन का मतलब ये हो गया। फोर्स एक्सपीरियंस बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक पोल्स में जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस है उनको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक मैग्नेट है, बाहर मैग्नेट, आपको पता है मैग्नेट की एक साइड को नॉर्थ एक को साउथ कहते हैं, उसी तरह दूसरे मैग्नेट की भी एक साइड नॉर्थ और एक साउथ होगी। अगर साउथ और नॉर्थ कर ही पाएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स ये एक दूसरे को बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। और अगर नॉर्थ और नॉर्थ सामने आ गए, फॉर एग्जाम्पल ये भी नॉर्थ और ये भी नॉर्थ आ गया, तो ये रिपल्सिव फोर्स बनेगी, वो रिपल, ठीक है। हाउ इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। तो फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, बेसिकली नेचर में बहुत सारी फोर्सेस है, लेकिन फिजिसिस्ट ने उन तमाम फोर्सेस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और यही 4 फोर्सेस है जिनके थ्रू पूरी यूनिवर्स चल रही है। क्योंकि हमारी यूनिवर्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वो सारी चीजें इन 4 फोर्सेस के थ्रू होती है, ठीक है। तो नंबर 1 फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द फंडामेंटल फोर्सेस। जितनी भी फोर्सेस है 4, इनमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। दैट्स व्हाई यहाँ पे वर्ड के नाम के साथ स्ट्रॉन्ग आ रहा है। इट keeps the positively charged proton tightly packed in the nucleus of an atom। किसी भी एटम की जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज जो है, प्रोटॉन जो है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, यू नो प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और सारे प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पार्टिकल एक दूसरे को रेपल करते हैं, पीछे की तरफ पुश करते हैं। तो इन रेपल्जन को रोकने के लिए जो फोर्स लगती है न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर, उस फोर्स को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। The exchange particle are ions with other heavy particles। इसके जो एक्सचेंज पार्टिकल है, मीन यहाँ पे फिजिसिस्ट ये बिलीव कर रहे हैं जो फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, उनको उस फोर्स को ट्रेवल कराया जाता है पार्टिकल्स के थ्रू, छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनको इयॉन्स कह रहे हैं, और अदर हैवी पार्टिकल्स हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे फोटॉन्स वगैरह, बॉन्सन्स के, वेक्टर बॉन्सन्स के पार्टिकल, बहुत सारे तरह के। तो पियोन्स वो पार्टिकल है जो इन फोर्सेस को, जो इन दो पॉजिटिवली चार्ज जो है एटम्स को आपस में जोड़ करके रखते हैं। ये वो पार्टिकल है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी आपस में जोड़ करके रखते हैं, ठीक है। तो इट हैज अ वेरी शॉर्ट रेंज, इसकी रेंज बहुत ज्यादा शॉर्ट है, नियरली इक्वल टू द डायमीटर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के डायमीटर के बराबर। ये प्रोटॉन जो दिखता भी नहीं फंडामेंटल पार्टिकल, उसका डायमीटर मतलब एक कोने से दूसरे कोने के डिस्टेंस, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर -15। अब 10 की पावर जितनी ज्यादा बड़ी होती है उतना ज्यादा छोटा डिस्टेंस है। अब हाउ साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है, तो ये तो उनकी एफर्ट है, उनकी जो रिसर्च है, टाइम लगाते हैं। तो ये है डायमीटर, तो बहुत शॉर्ट रेंज तक ये फोर्स जाती है न्यूक्लियस से बाहर तक, सही। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी फंडामेंटल फोर्स है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नाम से समझ आ रहा है, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट मीन मैग्नेट। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट की जो दोनों की फोर्सेस, उनको हम शॉर्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं।
एक बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस के बिटवीन में एक होती है। इट इंक्लूड बोथ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। देखें ये अट्रैक्शन भी होते हैं इन फोर्सेस के थ्रू, रिपल्जन भी होती है, ठीक है। द एक्सचेंज पार्टिकल इज फोटोन। इसका जो एक्सचेंज पार्टिकल है जो इन फोर्सेस को लेके जाता है वो फोटोन है। चार्जेस के बिटवीन जैसे पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, इनके बिटवीन में फोर्स, ये जो एक एटम है फिर दूसरा एटम है सो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इनके बिटवीन में फोर्स, ठीक है। या फिर इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव के बिटवीन में फोर्सेस जो है एटम्स के, इन फोर्सेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। ये अट्रैक्टिव भी होते हैं और नेगेटिव पार्टिकल्स अगर करीब आ गए तो फिर रिपल्सिव भी होते हैं। तो अब इनका जो एक्सचेंज पार्टिकल है वो फोटोन है, मास लेस होता है फोटोन के थ्रू ये जो है फोर्सेस माइग्रेट करती हैं। इट हैज इनफाइनाइट रेंज। इसकी रेंज इनफाइनाइट है बिकॉज इसका जो पार्टिकल है वो मास लेस है। इनके पार्टिकल हेवी होते हैं इसलिए इनकी जो रेंज है वो फाइनाइट है। इसकी पार्टिकल का मास ही नहीं है तो ये इनफाइनाइट रेंज तक जाते हैं बहरहाल। लेकिन इनको अगर आप डिस्टेंस पे दूर करते जाएंगे एटम से तो वो फोर्स कम होगी लेकिन तब भी वहां पे भी रहेगी, ठीक है। तो इन्हीं फोर्सेस को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मजीद जो है हम अभी इससे पहले पढ़ के आ गए, टेंशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स, ये सारी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की ही टाइप्स है। अब नॉर्मल फोर्स, टेंशन है, कोई भी मैं एग्जांपल लूं, नॉर्मल फोर्स एग्जांपल लूं, ये बुक है एक नॉर्मल फोर्स टेबल के ऊपर रखी हुई। तो अगर मैं टेबल, ये जो टेबल है, ये टेबल है, इसके अगर मैं एटम्स बनाऊं तो मान लो ये एटम्स है टेबल के, ठीक है, और ऊपर ये बुक है और ये बुक के एटम्स आए। टेबल के और बुक के एटम्स एक दूसरे से बिल्कुल फिजिकली कांटेक्ट में आ गए तो यहाँ अंदर ये जो फोर्सेस आपको दिख रही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो लग रही है, ठीक है। तो वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिजल्ट में इसको ऊपर की तरफ पुश कर रही है बुक को, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है। टेंशन, फ्रिक्शन, जो भी कांटेक्ट फोर्सेस है वहां, ये सारी एग्जांपल्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट फोर्सेस, नेक्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि दो या दो से ज्यादा बॉडी से हर बॉडी एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और यूनिवर्स के ऊपर जो फोर्स लग रही है एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर लगा रही है, जैसे सन अर्थ के ऊपर, अर्थ मून के ऊपर, मून अर्थ के ऊपर, तो इन सबको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इट इज द वीकेस्ट फोर्स, सबसे वीकेस्ट फोर्स है चारों फोर्सेस में सबसे वीक फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। द एक्सचेंज पार्टिकल इज ग्रेविटोन, ये ग्रेविटोन का एक्सचेंज पार्टिकल है, मास लेस है, दैट्स व्हाई इसकी जो रेंज है वो इनफाइनाइट है, इज इनफाइनाइट रेंज। वीक न्यूक्लियर फोर्स, इट इज अ वेरी वीक फोर्स, बहुत ज्यादा वीक है, 10,000 टाइम्स वीकर देन द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इससे पहले जो हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पढ़ी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमने बात करी थी, ऐसे ही जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है ये बहुत ही ज्यादा वीक है। द एक्सचेंज पार्टिकल्स आर वेक्टर बोसन्स, इनके जो एक्सचेंज पार्टिकल वो वेक्टर बोसन्स है जो कि W पॉजिटिव, W नेगेटिव और Z नोट से डिनोट करते हैं। ये तीन पार्टिकल्स हैं बेसिकली, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिव डिके, इन्हीं की वजह से रेडियो एक्टिव डिके होता है, किसी एलिमेंट में से कुछ पार्टिकल निकलते हैं और उस एलिमेंट की पूरी कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे यूरेनियम जो है वो डिके हो जाता है और डिके होके रेडियम बन जाता है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स जो डिके होते हैं और इसी प्रोसेस के थ्रू हम जो है एज वगैरह भी बताते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी एनिमल के डेथ रिमेन की, ठीक है। इट हैज वेरी स्मॉल रेंज, इसकी जो रेंज है सबसे कम रेंज है, 10⁻⁻17 रेंज इसकी बहुत ज्यादा कम है। अच्छा एक चीज है जो ग्रेविटोन है, मासलेस है, ये अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ, जैसे ये डिटेक्ट हुआ इनके हमने सैंपल्स भी हमें पता है, इनके ऊपर पूरी पूरी जो थ्योरीज हैं प्रूफ भी करे गए इन पार्टिकल्स को अपनी रिसर्च में, थ्योरीज में, लेकिन ये जो ग्रेविटोन है अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। ये जस्ट अभी तक एक कॉन्सेप्ट है, समझ में थ्योरी है। तो यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल सारे होगा। अब हम आगे जो है कोई दो एक आध डेफिनेशन है 3.1 फोर्स के, तो ये 3.1 फोर्स का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स डायग्राम्स। कॉमनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स डायग्राम, दो तरह की फोर्स डायग्राम होती है। सिस्टमैटिक डायग्राम शॉर्ट फॉर्म में एसडी से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम और शॉर्ट टर्म में एफबीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिस्टमैटिक डायग्राम क्या होता है, इज अ विजुअल एक्सप्रेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड। किसी भी फिनोमिना को, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी एक्सपेरिमेंट को आप दिखा रहे हैं तो सारी चीजें जो जो रिक्वायर्ड है वो सब लाकर के अगर आप दिखाएं
तो इसको हम कहते हैं एसडी सिस्टम डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? सिस्टमैटिक स्कीमेटिक सॉरी जैसे स्केच वगैरह बनाते हैं, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन इन विच ओनली द ऑब्जेक्ट बीइंग एनालाइज्ड इज नोन। सिर्फ ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिसको हम एनालाइज करना है, जस्ट उसी को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल है एसडी की, ये एक फिश को जो है वो स्ट्रिंग के थ्रू होल्ड किया हुआ है, तो इसके जो ये एफबीडी जो डायग्राम बनेगी वो ये है। यहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, जस्ट उसी की डायग्राम बनी है। और हमने बताया इसमें दो फोर्सेस लग रही, क्योंकि ये हैंग है ना, तो नीचे इसमें ग्रेविटी एक्ट कर रही और ऊपर की डायरेक्शन में टेंशन लगी हुई। तो एफबीडी में थ्री बॉडी डायग्राम में हम सारी फोर्सेस पे ड्रॉ करके बताते हैं, और फोर्सेस की मैग्नीट्यूड लेंथ वगैरह भी, जितनी ज्यादा फोर्स उतना बड़ा उसका मैग्नीट्यूड होगा, प्रॉपर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ नेट फोर्स। तो किसी भी बॉडी में लगने वाली सारी फोर्सेस को हम नेट फोर्स कहेंगे, सारी फोर्सेस के संग। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इसमें कितनी फोर्सेस इस वक्त एक्ट हो रही हैं? एक तो ग्रेविटी फोर्स नीचे की तरफ इसके वेट की वजह से, एक नॉर्मल फोर्स जो मेरा हैंड इसको अपर डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लग रही है, और अगर यहाँ से कोई फोर्स लग रही है तो वो फोर्स, वहां से कोई फोर्स लग रही है वो फोर्स। तो सारी फोर्सेस का एडअप करके सम अप करके जो फोर्स आती है उसको नेट फोर्स बोलते हैं। द नेट फोर्स इज द टोटल इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी में लगने वाली सारी फोर्सेस। इफ इट हेल्प अस टू डिटरमाइन इफ द फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंस और अनबैलेंस। ये हमें बताती है कि जो फोर्सेस लग रही है ऑब्जेक्ट में वो बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। जैसे अगर बैलेंस फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट रेस्टिंग पोजीशन में रहेगा, अगर फोर्सेस अनबैलेंस होंगी तो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। फॉर एग्जांपल इस वक्त ये बैलेंस है, इट मीन इसमें जो लगने वाली नीचे की वेट का फोर्स और ऊपर जो नॉर्मल फोर्स वो इक्वल है, इस वजह से ये मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं थर्ड फोर्स को यूज कर दूं यहाँ से, तो अब इस डायरेक्शन से उस तरफ फोर्स ज्यादा हो रही, तो वहां से एयर की डिस्टेंस इतनी है नहीं जो उसको रोके, तो फोर्स ज्यादा होने की वजह से, अनबैलेंस फोर्स लगने की वजह से ये मूव कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये टग एंड बॉल, अगर आपने वो रस्सी वाला गेम खेला हो, तो यहाँ पे ए टीम है और वहां पे बी टीम है, फॉर एग्जाम्पल दोनों खींच रहे और दोनों सेम मैग्नीट्यूड से खींच रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एरो का लेंथ दोनों का सेम बनाया, ये हमें ये बता रही है लेंथ के दोनों की तरफ फोर्सेस बराबर लग रही। तो ये डायग्राम बनाने का एक तरीका होता है, जब भी आप डायग्राम्स बनाते हैं फोर्सेस में तो देख के बनाना होता है। तो ये है दोनों फोर्सेस बराबर है, बैलेंस है, तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ऑब्जेक्ट जो है वो रस्सी जो है जहां है उसी पॉइंट पे रहेगी। यहाँ पे देखिए ये फोर्स ज्यादा बड़ी बनी, एट मीन इस तरफ ज्यादा फोर्स लग रही है, तो ये जो है ना रोप उस डायरेक्शन पे मूव करेगी। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक फ्री बॉडी डायग्राम एंड रिजल्टेंट नेट फोर्स। इस टॉपिक 3.1 फोर्स का लास्ट टॉपिक है ये। तो द नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सिंपली एडिंग फोर्सेस। नेट फोर्स कहो या फिर रिजल्टेंट फोर्स कहो, ये कैसे हमें मिल सकती है? सिंपली जितने भी फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं उन सबको एड अप करके। A resultant force is a single force that has the same effect as the combined effect of all forces. Resultant force वो एक सिंगल फोर्स है जो सारी फोर्सेस के इफेक्ट का सिंगल होती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो है वैगन है या फिर कुछ है, कार है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसपे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है 4 न्यूटन की, और यहाँ से भी 4 न्यूटन की फोर्स आगे को लग रही है, तो टोटल इस ऑब्जेक्ट में कितनी फोर्सेस लग रही है? देखिए फोर्सेस बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे के, तो एडअप हो जाएंगे और 8 न्यूटन की टोटल फोर्स इसको इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है। जैसे यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है जिसमें इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है 4 न्यूटन की, और इसी की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। ठीक है, पैरेलल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जब अपोजिट इन डायरेक्शन होता है तो नेगेटिव साइन हम शो करते हैं, तो प्लस माइनस कैंसिल होकर ऑब्जेक्ट रुका रहेगा, मूव नहीं करेगा। ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ये नहीं मूव कर सकता बिकॉज फोर्सेस कैंसिल होगी। तो इसमें जो नेट फोर्स निकल के आ रही है वो 0, इसका जो नेट फोर्स निकल के आ रहा है वो 8 न्यूटन। Okay, now we cannot make such algebraic addition of vectors when vectors are making certain angles. अभी देखिए ये तो वेक्टर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में थे ना, इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले जो फोर्सेस थी वो हॉरिजॉन्टल थी, कोई एंगल नहीं बन रहा था, तो हम सिंपल एड अप कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी एंगल्स में फोर्स लगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर एक फोर्स ऐसे लग रही है, ठीक है, और एक फोर्स जो है इसके ऊपर ऐसे लग रही है, एक फोर्स इसके ऊपर ऐसे लग रही है, तो डिफरेंट एंगल्स से फोर्सेस इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही है, तो बताओ ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन पे जाएगा?
किस डायरेक्शन में जाएगा। अब हमें नहीं पता है किस डायरेक्शन में जाएगा, तो वो कैसे निकालते हैं? इन सच केसेस अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में एंगल्स में लग रहे हैं वी ड्रॉ वेक्टर्स, तो हम क्या करते हैं वेक्टर्स जो फोर्सेस हैं वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इनको ड्रॉ करते हैं एंड ऐड देम बाय हेड टू टेल रूल, फिर उनको हेड टू टेल रूल के थ्रू ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस वक्त मुझे बताना है कि ये बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा इन तीन फोर्सेस के रिजल्ट में, तो मैं इनको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ड्रॉ करूंगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? ये सिस्टम, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। अब यहाँ पे जो पहली फोर्स है इस डायरेक्शन पे नीचे की तरफ लग रही है, दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में, तीसरी डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर मैं फर्स्ट इस फोर्स को ड्रॉ करूं जो कि इस डायरेक्शन पे लग रही है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ऐसे, तो हेड टू टेल रूल का मतलब जो भी आपने फर्स्ट फोर्स इनमें से किसी को भी कंसिडर कर दिया, अब जो दूसरी फोर्स आप लोगे उसको क्या करोगे? उसकी टेल को फर्स्ट वाले की हेड पे रखोगे। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको दूसरी फोर्स दे रहा हूँ, तो ये ऐसे एक्ट कर रही है, ठीक है, तो मैंने इसकी टेल को इसकी हेड पे रखा। अब जो थर्ड ईयर है ये इसकी टेल इसके हेड पे आएगी, जो किस डायरेक्शन पे जा रही है? ऐसे डायरेक्शन में, बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन, तो थर्ड जो है वो ऐसे बनेगी, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो फोर्स निकल के आएगी वो क्या होगा? पहले वाले की टेल से लास्ट वाले हेड को मिलाना है इसे, तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, सही है। तो आई होप ये टॉपिक्स आपको क्लियर है। पॉइंट 2 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। तो न्यूटन से ये जो अपने 3 लॉज जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे 1686 में प्रेजेंट किए थे, उनकी एक मशहूर और मारूफ किताब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल मैथमेटिक्स में, ये जो है न्यूटन की बुक है जिसको आज तक जो है ग्रेटेस्ट साइंटिफिक वर्क पे इंक्लूड किया जाता है, ठीक। तो फर्स्ट हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? अकॉर्डिंग टू न्यूटन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसको हम डिस्टर्ब ना करें, बाहर से एक्सटर्नल कोई फोर्स लगा करके डिस्टर्ब ना करें, वो हमेशा रेस्ट में रहेगी, ठीक है। जैसे मार्कर रेस्ट में ही रहेगा जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको डिस्टर्ब ना करूं। ऐसी कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है तो वो मूवमेंट में ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल बाहर से कोई फोर्स इसको रोके ना। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल नेट फोर्स, बाहर की नेट फोर्स के एब्सेंस में, एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इट विल रिमेन एट रेस्ट, वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। व्हाइल एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, हरकत में है, विल कंटिन्यू टू मूव, वो मूवमेंट कंटिन्यू रखेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जब बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो तब, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी बता सकते हैं एफ नेट इक्वल टू 0। अगर नेट फोर्स 0 है, बाहर से एक्सटर्नल लगने वाली जो फोर्स है वो अगर 0 है, तब क्या होगी? चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा। वेलोसिटी में अगर मूव कर रही है ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करे तो बाहर से कोई फोर्स उसको ना रोके तो उसी स्पीड से मूव करता रहेगा, डेल्टा v 0 होगा। जब चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा। इससे पहले वाला चैप्टर में हमने पढ़ा एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी का चेंज, स्पीड वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए एक बॉल है, फुटबॉल है या कोई भी एक बॉल है रेस्टिंग पोजीशन में, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा जब तक इसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगे। मान लें एक फुटबॉलर ने इसको किक किया, जब किक करा तो ये बॉल आगे जाएगी, मूवमेंट में आ गई, किस वजह से? ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ऐसे ही एक जो है फुटबॉल है या फिर कोई भी बॉल है वो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, मोशन में, वो कब रेस्ट में आएगी? वो हमेशा मोशन में रहेगी जब तक उसको बाहर से कोई फोर्स लगा करके ना रोका जाए। अब इस केस में ये या तो कोई और प्लेयर इसको रोके या फिर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो सकती है? ग्राउंड की जो फ्रिक्शन है, ग्राउंड की जो फ्रिक्शन है, रफनेस, रफ जो सरफेस है वो इसको रोक लेगी, फ्रिक्शन की वजह से रुकेगी फुटबॉल, या फिर जो है वो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से फुटबॉल रुक जाएगा। तो ये सारी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ जाती है। अगर ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, आप इस फुटबॉल को स्पेस में ले जाकर के किक करके छोड़ दें तो ये सेम स्पीड से चलता रहेगा, क्योंकि वहां पे ना एयर रेजिस्टेंस है ना जो वहां पे फ्रिक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है लेकिन वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है वहां पे, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड से, मोशन से, वेलोसिटी से चलते रहता है। यहाँ पे एक और जो टॉपिक है इसी लॉ से रिलेटेड है वो है इनर्शिया। बेसिकली हम इस पूरे लॉ को एक वर्ड में बता सकते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? रेजिस्टेंस टू चेंज, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी चेंज को रेजिस्ट करना, चेंज को मना करना, रोकना, सही। फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा। जब ये रेस्ट में है, जब तक बाहर से फोर्स लगती है रेस्ट में होता है, तो ये रेजिस्टेंस टू चेंज है इनर्शिया। कोई बॉडी मूवमेंट में रहना चाहती है
ठीक, जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे। तो ये भी हो गया रेजिस्टेंस टू चेंज, जिसको हम शॉर्ट में एनर्शिया बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट देख लें, यहाँ पे एक ग्लास है, इसके अंदर वाटर है, ऊपर एक कार्ड है और उसके ऊपर एक कॉइन है, सिक्का है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो थोड़ा हैवी है। अब अगर मैं इस कार्ड को यहाँ से ऐसे फोर्स लगाऊं आगे की तरफ, तो ये कार्ड आगे की तरफ मूव करेगा और कॉइन अपनी जगह पे ही रहेगा जहां पे था। होना तो ये चाहता कॉइन को इस कार्ड के साथ जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि एनर्शिया ये कहती है कि बॉडी जिस स्टेट में, बॉडी उसी स्टेट में रहना चाहती है। इस पॉइंट पे इस कॉइन के ऊपर नीचे की तरफ वेट एक्ट कर रहा है, ठीक है, वेट फोर्स नीचे की तरफ है। मैंने अब वेट तो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था, मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा, तो कॉइन की प्रॉपर्टी ये है कि इनर्शिया की वजह से वो अपनी रेस्ट पोजीशन में रहना चाहेगा। दैट्स व्हाई कार्ड तो आगे चला गया, कॉइन अपनी जगह में रहा। जब कार्ड आगे निकल गया तो वो फिर नीचे आ गया। अब ये जो एनर्शिया है ये डिपेंड करती है मास के ऊपर, मास के ऊपर। जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही ज्यादा ऑब्जेक्ट का एनर्शिया होगा। सही, सेम बॉडीज का एनर्शिया सेम, डिफरेंट बॉडीज का एनर्शिया सेम नहीं होता है। आई होप इट्स क्लियर। स्टूडेंट को जो फर्स्ट है, आप अपनी एवरीडे में काफी प्लेसेस पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप बस में खड़े हुए हैं, आप अक्सर आपने मूव करा होगा, बस में ट्रेवल करा होगा। बस में क्या होता है, अगर आप स्टैंड है ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, तो अगर बस आगे को मूव कर रहा है, एकदम से रुकी हुई थी और आगे को मूव कर रहा है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी एनर्शिया की वजह से उसी पॉइंट पे रहना चाहिए। मान लीजिए बस है, आप यहाँ हो, अब बस जो है वो आगे मूव करती है, तो एनर्शिया के अकॉर्डिंग जो है आपकी बॉडी चाहेगी कि जिस पॉइंट पे आप थे उसी पॉइंट पे रहे। जबकि क्योंकि आप बस के साथ आगे चले गए हो, आप हो यहाँ पे, लेकिन आपकी बॉडी क्या होगी, ऐसे पीछे की तरफ, जब स्पीड में गाड़ी आगे तो आप इसको पीछे की तरफ जर्क आता है। वो इसलिए होता है कि जो आपकी बॉडी यहाँ है वो अपनी पोजीशन जो ओरिजिनल यहाँ पर थी यहीं पे रहना चाहिए। That's why। ऐसे ही अगर ब्रेक लगे तो क्या होता है, आप अपनी पोजीशन से आगे की तरफ मूव करते हैं। ये भी इनर्शिया की वजह से होता है कि अगर कार में ब्रेक लगता है, ये फॉर एग्जाम्पल मूव कर रही है कार, ब्रेक लगा लिया तो वो थोड़ा पीछे हो जाएगी, ठीक है भाई। आप क्योंकि यहाँ हो गए, आप होना कहाँ चाहिए था, आपको यहाँ होना चाहिए, इसलिए आप पीछे की तरफ आप में फोर्स आएगा। इसी तरह अगर कार जो है वो लेफ्ट टर्न करेगी तो आप ऐसे राइट की तरफ गिरते हो, राइट टर्न करती हो तो आप लेफ्ट की तरफ गिर रहे होते हो एनर्शिया की वजह से। राइट, नाउ नेक्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ में ये कहा जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे उसमें उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, मतलब वो उतनी स्पीड से जाएगा। तो चेंज इन स्पीड जितना ज्यादा उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, ठीक। और किसी ऑब्जेक्ट पे आप जो फोर्स लगाते हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, यानी जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इसको इसकी थ्योरी के थ्रू समझते हैं डिटेल में। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ नेट फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट में कोई फोर्स लगाया आपने से, ये फोर्स की वजह से उसमें मूवमेंट क्रिएट हो गई, मूवमेंट की वजह से एक्सेलरेशन आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, मीन जितनी ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आएगी। ऑब्जेक्ट कोई गाड़ी हो सकती है, कोई कार, कोई बॉल, कोई इंसान, कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट का मतलब वो मैथ वाला है, सॉरी वो क्या इंग्लिश वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ डूइंग वर्क, सॉरी क्या बोलते हैं जिसपे काम किया जाता है वो वाला नहीं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज है, ठीक। तो जितनी ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी इन द सेम डायरेक्शन एज द नेट फोर्स। और एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन जितना ज्यादा मास उतना एक्सेलरेशन कम होगा। इस चीज को जो है हम इस एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। पहले इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स की, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है। अगर आप ऊपर ही लिखो मल्टीप्लाई में तो मतलब ये चीज, अगर आप इस चीज को बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक क्वांटिटी के बढ़ाने से अगर दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है तो इस रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब फोर्स बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी। ऐसे ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल में भी साइन तो यही होता है, लेकिन जो जिस ऑब्जेक्ट को आप बताना चाह रहे हो वो इनवर्सली उसको नीचे लिखना होता है। इसका मतलब ये होता है अगर मैं मास को बढ़ाऊंगा तो एक्सेलरेशन कम होगी, या वाइस वर्सा, एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो मास क्या होगा, कम होगा। सही है।
और बेहतर ये कि आप यूं ही समझ लो कि अगर मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन कम होगी। ठीक, आप इन दोनों को, क्योंकि ए इसके भी बराबर इसके भी बराबर, दोनों को मिला दिया तो एक प्रोपोर्शन हो गया एफ अपॉन एन के, वन की प्लेस में एफ आ गया। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा तो कांस्टेंट आएगा इक्वल टू के। मान लें के इक्वल टू वन है तो के की जगह में वन पुट किया तो वन तो खत्म हो गया, एफ अपॉन एम रह गया। एम यहाँ डिवाइडर इक्वल टू से आगे मल्टीप्लाई एम ए हो गया और एफ अपनी जगह में इसको से घुमा के जगह एफ इक्वल टू एम। ये न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला है। अब ये फोर्स का फॉर्मूला है, एफ इक्वल टू एम ए, आगे न्यूमेरिकल्स में भी आपके काम आएगा। और आपको पता है यूनिट क्या होता है फोर्स का, ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। और ये न्यूटन कैसे ड्राइव होता है देखिए, मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट केजी होता है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है साइंस सिस्टम में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम शॉर्ट फॉर्म में एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतना बड़ा यूनिट लिमिट अच्छा आप एन लिखेंगे न्यूटन। कि जब किसी बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब 1 किलो की मास की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, तब हम उसे लेते हैं वो 1 न्यूटन है। तो यहाँ पे देख लें जरा इसकी आपको एक तरीके से विजुअल डिमॉन्स्ट्रेशन हो गई इस लॉ की। कि ये मान लें एक कार्टन है जिसका एक मास है 10 केजी है, फॉर एग्जांपल 10 केजी। अब आप इसमें 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब इसी सेम कार्टन के ऊपर जिसका मास सेम है आपने फोर्स को बढ़ा दिया तो क्या होगा, ये जो सेम कार्टन है फोर्स बढ़ी है तो इसकी एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, ये ज्यादा स्पीड से आगे जाए। ठीक है, अब आपने मास को डबल कर दिया, फोर्स पहले वाली रखी। ठीक, अब क्योंकि पहले अगर मास 10 केजी था, अब आपने 20 केजी कर दी है और फोर्स वही है, तो क्या होगी, एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस है क्योंकि इसका मास ज्यादा है, सेम फोर्स में उतना ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। इसी तरह अगर एक बंदा जो है वो बाइक खराब हो जाती है, उसको पुश करता है तो वो इजीली बाइक को ले जा सकता है। लेकिन वही जगह अगर कार खराब हो जाए तो एक बंदा कार को पुश करके नहीं ले जा सकता, नहीं मूव करा सकता। ट्रक हो जाए तो और नहीं कर सकता। तो जैसे जैसे मास बढ़ते जाएगा एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होती जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। So this is the second law of Newton. Now we will discuss third law of Newton. Newton's third law of motion. इसको कॉमनली हम एक्शन का रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन क्या है, whenever one object exerts a force on a second object, जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, the second object exerts an equal and opposite force, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उतनी ही फोर्स जितनी पहले वाले ऑब्जेक्ट में लगाई है दूसरे ऑब्जेक्ट में, दूसरा ऑब्जेक्ट भी उतनी ही फोर्स पहले वाले ऑब्जेक्ट पे लगाता है, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में फर्स्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, मान लीजिए फुटबॉल है, ये आप किक कर रहे हैं बॉल को, तो ये आपका फुट है, फुट को हम ए बोल देते हैं, फर्स्ट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये सेकंड ऑब्जेक्ट है बी, फुटबॉल है, आपने फोर्स अप्लाई करा तो एक्शन फोर्स हो गया, आपने एक्शन किया एक्शन, और इसके रिजल्ट में फुटबॉल आपके ऊपर भी फोर्स लगाएगा जितनी आपने फोर्स लगाई है, तो इसको हम कहते हैं रिएक्शन फोर्स। अब ये फुटबॉल जो है वो आगे की तरफ मूव करेगा और आपके आपके जो फुट में भी एक फोर्स फील होगी। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि अगर फुटबॉल ए जो है यानी बॉडी ए जो है फोर्स लगा रही है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्सर्ट हो रहा है ए बी, यानी ए बी के ऊपर फोर्स लगा रही है एक्शन फोर्स। अब रिजल्ट में बी ए के ऊपर भी फोर्स लगा रही है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं बी ए माइनस साइन बता रहा है अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो दोनों फोर्सेस को एक दूसरे को कैंसिल करके, जैसे इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, ऑब्जेक्ट को बिल्कुल रेस्ट में रहना चाहिए था। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि दोनों फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लग रहे। जो मैं किक कर रहा हूँ वो फोर्स मैं फुटबॉल के ऊपर लगा रहा हूँ, फुटबॉल फोर्स मेरे फुट के ऊपर लगा रहा हूँ, दोनों अलग अलग बॉडीज के ऊपर फोर्स लग रही है, दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट मूव करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम जमीन पे जंप करते हैं तो हम जो है ना फोर्स डाउनवर्ड एक कर रहे होते हैं अपने फुट के थ्रू, रिजल्ट में जो है अर्थ हमें अपवर्ड मूव कराती है ऊपर की तरफ। ठीक है, ऐसे अगर मैं बॉल को पंच करूं, मैं किसी हैवी बॉल को पंच करूं, बैग को पंच करूं, तो क्या होता है मुझे एक फोर्स फील होती है और जिसकी वजह से पेन भी होता है। ठीक है, एक्शन का रिएक्शन आपको हर जगह मिलेगा, तो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, होता है। सही है, आई होप न्यूटन्स थर्ड लॉ क्लियर है आप सबको। अब हम इसकी कुछ लिमिटेशंस न्यूटन्स के सारे लॉज की डिस्कस करते हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ, ऑल्दो न्यूटन्स के जो लॉ है एवरीडे बिहेवियर, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। फॉर एग्जांपल कार हो गया, फुटबॉल हो गया, कोई भी एक जो एवरीडे नॉर्मल चीज हो जिनको आप देख सकते हो, जिनको आप छू सकते हो, उनके उनके फिनोमिना बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। वेलोसिटी, मास, एक्सेलरेशन वगैरह वो अच्छे से बताएगा, स्पीड को। लेकिन कुछ न्यूटन्स की जो है ना कुछ लिमिटेशंस भी हैं लॉज की, उन लिमिटेशंस को आज हम डिस्कस करेंगे।
जिनमें पहला जो लिमिटेशन है वो ये है कि न्यूटन्स के जो लॉस है, जहाँ पे वो जिन लॉस के थ्रू स्पीड, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वगैरह बताते हैं न्यूटन, वो एटॉमिक लेवल पे फुलफिल नहीं होते, यानी एटम के लेवल पे बहुत छोटा लेवल। एटॉमिक लेवल मतलब क्या कि एटम को किसी ने देखा भी नहीं है, जस्ट assumption से ही है। तो वहां पर ये लॉस फेल हो जाते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो तो उस टाइम भी न्यूटन्स के लॉस वहां एप्लीकेबल नहीं है। तो ये दो लिमिटेशन है न्यूटन्स के लॉस की, जो यहाँ पे अपनी बुक में जो रिटर्न उसको डिस्कस करते हैं। न्यूटन लॉस आर नॉट रेडिली अप्लाइड ऑन द वेरी स्मॉल स्केल। न्यूटन्स लॉस को हम ज्यादा छोटे स्केल पे अप्लाई नहीं कर सकते। वेरी स्मॉल स्केल मीन एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे। एज वन गोज टू एक्सट्रीमली लो एनर्जी, और बहुत ज्यादा कम एनर्जीज के ऊपर भी हम इनको अप्लाई नहीं कर सकते ऑन द एटॉमिक स्केल पे आगे हमने बता दिया। पोजीशन एंड एक्सेलरेशन आर नॉट वेल डिफाइंड, यानी एटॉमिक लेवल पे एटम के जो पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन मूव करो तो आप ऑपरेशंस कराओगे, तो आप पर्टिकुलरली उस इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन और पोजीशन नहीं बता सकते। हम अप्रोक्सीमेटली अंदाजन बताते हैं कि ये स्पीड है, यहाँ पर इस पर होगा, इस शेल पे, इस सब शेल पे, ठीक। वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टेक है, तो ये इन चीजों के बारे में जो हमें पता है, सेल, शब्द, सेल वगैरह हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमें क्वांटम मैकेनिक्स में पता है। तो क्वांटम मैकेनिक जो है वो अप्रोक्सीमेटली बताता है, अंदाजे के तौर पर बताता है कि इस वक्त इलेक्ट्रॉन की ये स्पीड है, इस वक्त ये इस शेल पे या सब शेल पर है, ठीक। जबकि न्यूटन्स के जो लॉ होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं और वो डेफिनेट प्रूफ के साथ आंसर्स देते हैं, ठीक है, अंदाजा नहीं लगाते। तो यहाँ पे एटॉमिक लेवल पे ये लॉ फेल, न्यूटन्स के लॉ काम नहीं आते। न्यूटन लॉज आर नॉट अप्लाइड फॉर ऑब्जेक्ट्स मूविंग एट हाई स्पीड। न्यूटन्स के लॉज उन ऑब्जेक्ट्स पे भी नहीं लगते हैं जो बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हों। स्पीड क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, इतनी स्पीड से कि लाइट की स्पीड के बराबर। तो आपको पता है लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 3 × 10⁸ बहुत ज्यादा स्पीड है। तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट कॉम्प्लिकेट द डायनेमिक्स एट हाई स्पीड। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जो है वो कॉम्प्लिकेट कर देता है इतनी हाई स्पीड के ऊपर ऑब्जर्व करना ऑब्जेक्ट्स को। तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्या, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल करेगा तो क्या होगा कि अगर वो ऑब्जेक्ट किसी भी स्पेसशिप के अंदर है, या किसी जो है स्पेसशिप मान लेते हैं, स्पेसशिप के अंदर है, अगर लाइट की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, स्पेस की तरफ जा रहा है, तो अंदर जो बैठे हुए पैसेंजर्स है ना, उनके लिए टाइम स्लो चलेगा एज कम्पेयर टू द पीपल दैट आर इन अर्थ। जो दुनिया पर है उनका उनका टाइम नॉर्मल चल रहा होगा, लेकिन जो लाइट की स्पीड से जाएंगे उनके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। इसी तरह उनका मास भी ज्यादा हो जाएगा, जितनी ज्यादा स्पीड से ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है उसका मास इंक्रीज होते जाता है। अब न्यूटन्स के लॉ में तो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन F इक्वल टू एम में मास को हम कांस्टेंट लेते हैं, पर मास चेंज होगा तो वो लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे तो इतनी स्पीड से जब हम जा रहे हैं तो मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो दैट्स व्हाई न्यूटन्स के लॉ रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में अप्लाई नहीं होते हैं। तो एट हाई स्पीड एंड हाई एनर्जीज, इन सच सिचुएशंस वी वुड रिक्वायर टू यूज रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ऐसी चीजों को पढ़ने के लिए हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पे जाते हैं। इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम आइंस्टाइन ने किया था, रिलेटिविटी की थ्योरी के ऊपर। तो उन सारी चीजों के ऊपर रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में इन सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, और न्यूटन के लॉस यहाँ पे इन सारी एक्टिविटीज एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ टॉपिक 3.3 मास एंड वेट को डिस्कस करेंगे। हम अपनी एवरीडे लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में मास और वेट को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, और मास और वेट को एक ही चीज समझते हैं, जबकि फिजिक्स की टर्म्स में दोनों बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। मास अलग चीज है, वेट अलग चीज है। तो बेसिकली मास क्या होता है, मास जो है किसी भी बॉडी के अंदर जो मटेरियल है, मैटर है, उसका अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एटॉमिक लेवल में बात करूँ तो एटम, कितने एटम्स हैं, ठीक है, और ये फिजिकली आप जिनको फील कर सकते हो, दिस इज द मास। अब मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, आप चाहे इसको मून में ले जाओ, मार्स में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, ये ऐसे ही रहेगा मास का, राइट। तो अभी डेफिनेशंस वगैरह भी पढ़ते हैं और वेट को भी डिस्कस करते हैं। मास, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स। किसी भी ऑब्जेक्ट के जो मैटर है, कोई भी बॉडी जो कंटेन करती है उसको मास कहते हैं। इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर, इट्स यूनिट इज केजी। केजी मीन किलोग्राम, हम मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, 10 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। अब वेट क्या है, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास और ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी मास के ऊपर जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, वो फोर्स
जो अर्थ लगा रही किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अपने होल्ड रखी हुई, जैसे मैं अगर खड़ा हुआ हूँ जमीन के ऊपर इस वक्त, ड्यू टू द ग्रेविटी कोई चीज ऊपर से नीचे आती है, ऊपर फेंक के वापस नीचे क्यों आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो मास के ऊपर एक्ट हो रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट हो रहा है, उसको हम वेट कहते हैं। ठीक, नाउ इट इज वेरिएबल, वेट वेरिएबल है। मून की जो है वो ग्रेविटी अलग लेवल की है, और जो है अर्थ में अलग है। अर्थ में जब आप वेट कराएंगे, जो वेट आपका अर्थ में आएगा वही जरूरी नहीं है कि मून में भी आए, मून में बहुत ज्यादा कम आएगा क्योंकि वहां की ग्रेविटी बहुत कम है। मून की फोर्स अट्रैक्ट करने वाली किसी ऑब्जेक्ट को वो कम है। ठीक है, इट्स यूनिट इज न्यूटन, क्योंकि वेट जो है एनवी न्यूटन, क्योंकि वेट जो है फोर्स है, फोर्स, तो फोर्स की यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अब ये वेट का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। अच्छा, ये फॉर्मूला जो है वो स्पेशल केस है, एफ इक्वल टू एम न्यूटन सेकंड होगा, न्यूटन सेकंड होगा। एफ की जगह में हमने वेट लगा ली बिकॉज वेट इज अ फोर्स, सही। एम ऐसे ही है। और ए एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन होती है कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी रोड में मूव कर रहा है उसमें जो स्पीड में चेंज आ रहा है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, फ्री फॉल मूवमेंट कर रहा है, तो उसमें भी तो स्पीड चेंज हो रही है ना, नीचे आता है स्पीड बढ़ रही है, वो जो चेंज हो रही स्पीड है उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वेट। और अक्सर जो है हम अभी आगे टॉपिक भी आएगा कि वेट और फोर्स का, मास का मेजरमेंट का, तो वहां डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। तो मेजरिंग फोर्स एंड मास, फोर्स और मास को हम कैसे मेजर करते हैं, या फिर आप फोर्स की जगह वेट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट जो है वो डिवाइसेस हैं, डिफरेंट जो है वो एपरेटसेस हैं जिनके थ्रू हम मास को और जो है वो वेट को मेजर कर सकते हैं। अब अगर हम नॉर्मली लेब्स में देखें तो हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस होता है वेट को मेजर करने के लिए, या फिर फोर्स को मेजर करने के लिए क्या होता है, स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस कैसा होता है ये देखेंगे आपके सामने। तो स्प्रिंग बैलेंस में यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई होती है, और ये जो सिलेंडर है इसकी बाहर रीडिंग्स होती है। ये हुक होता है, यहाँ पे आप अपने वेट को हैंग करते हो और यहाँ से होल्ड करते हो हैंडल से। तो जितना ये जो इसका पिस्टन है नीचे आएगा उतनी इसमें फोर्स लग रही होगी। ठीक है, अच्छा जी, इस ऑपरेटर्स की जो है ना वो स्पेशलिटी है कि ये वेट के साथ साथ फोर्स के साथ साथ मास भी बता रहा होता है, क्योंकि इस तरफ रीडिंग में मास होता है, इस तरफ रीडिंग वेट की करीबी होती है। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ अ स्प्रिंग, स्प्रिंग से कंसिस्ट करता है व्हिच गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं नीचे से तो क्या होता है, ये स्प्रिंग स्ट्रेच होती है, खिंचती है। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर। ये जो स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है इसको एक पॉइंटर के थ्रू, जो नीडल पॉइंटर है के थ्रू हम मेजर करते हैं, नीचे आते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई जल्दी स्ट्रेच हो गई स्प्रिंग। अभी अगर पॉइंटर यहाँ आता है, जैसे नीचे यहाँ पे आता है पॉइंटर, तो हम बोलेंगे इस वक्त यहाँ पे रीडिंग है, मेजर ये रीडिंग है। ठीक है, ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल, ये ग्रेजुएटेड स्केल है, बिल्कुल एक फिक्स प्रोपोर्शन में ग्रेजुएटेड है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। स्केल के ऊपर जो रीडिंग है उसको देख के हमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितनी फोर्स लग रही है, फाइंड आउट कर सकते हैं। फोर्स सेंसर, अच्छा फोर्स सेंसर भी होते हैं। इट यूजेस एन इलेक्ट्रॉनिक गेज टू मेजर फोर्स विद अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अच्छा, ये जो प्रेडेसेस होते हैं फोर्स सेंसर, ये बहुत ज्यादा हाई एक्यूरेसी के साथ फोर्स बताते हैं। तो ये पॉइंट के बाद काफी डेसिमल पॉइंट्स तक हमें जो है ना फोर्स बताते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक गेज क्या है, जो फोर्स सेंसर है वो मैकेनिकल फोर्स को, जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसको इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक गेज होता है इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके स्क्रीन में हमें नंबर्स दिखाते हैं। सही है, तो इट गिव्स अ डिजिटल रीड आउट, डिजिटल रीड आउट देते हैं हमें, और अ ग्राफ, जैसे एक ग्राफ बना के दे देंगे ऑफ द फोर्स फोर्सेस का व्हेन इंटरफेस विद कंप्यूटर। जब हम इसको कंप्यूटर के साथ मिलाते हैं, जब हम इन फोर्स सेंसिंग कंप्यूटर के साथ मिलाते हैं तो ये ग्राफ भी बना के दे देंगे हमें, रीडिंग्स भी बता देंगे कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अलावा जो है नॉर्मली जब हम अपना वेट मेजर करने जाते हैं हम कहते भी हैं कि मेरा वेट इतना है, सही है। और मजे की बात क्या है, हम कहते हैं कि मेरा वेट 50 kg है, मेरा वेट 60 kg है। हम वर्ड वेट यूज कर रहे हैं और यूनिट केजी लगा रहे हैं, जबकि आपको पता है केजी तो किसका यूनिट होता है, अभी हमने पढ़ा मास का यूनिट होता है। वेट यूनिट तो क्या होता है, वेट यूनिट तो न्यूटन होता है। हमें तो ये कहना चाहिए मेरा वेट इतना न्यूटन है। हम ये क्यों जो है ना मिक्स कर रहे हो, इसलिए क्योंकि जो वेइंग जो मशीन है जिसमें हम वेट करते हैं अपना, वो मशीन हमें जो नंबर बता रही है वो तो ऑब्वियसली जो है वो
हमें केजीज में ऊपर लिखा हुआ होता है तो हम वो केजी में समझते हैं और हम बोलते हैं हमारा वेट इतना, वेट इतना नहीं, बेसिकली वो जो मशीन है, वेट वेट का फॉर्मूला ये होता है, हमारा जो मास इस मशीन मशीन के ऊपर होता है, तो मशीन कैसे मेजर करती है जी, यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन जी। मशीन जो है बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके हम कितनी फोर्स अर्थ लगा रही है मशीन, जस्ट मेरे ऊपर कितनी अर्थ फोर्स लगा रही है मशीन, उस फोर्स को मेजर करती है। तो इस फोर्स को जो जी कांस्टेंट वैल्यू होती है 9.8, इससे डिवाइड कर दी, जितनी फोर्स अर्थ मेरे पे लगा रही है उसको 9.8 से मशीन डिवाइड करके एक नंबर दे देती है और वो नंबर होता है मेरा मास। तो आप ये कहेंगे मेरा मास इतना है, ठीक है, क्योंकि केजी यूनिट लिख रहे हैं, वेट नहीं कहिएगा, राइट। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। एक और चीज के, एक 1 केजी जो ऑब्जेक्ट होता है, 1 किलो के ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ कितनी फोर्स लगा रही है, 1 किलो के ऊपर अर्थ में ऑलमोस्ट 10 न्यूटन की फोर्स या फिर 9.8 न्यूटन की फोर्स 1 केजी मास के ऊपर लगा। इसी तरह आपका जितना मास होगा उतनी फोर्स लगेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 हम मान लें, तो अगर आप 50 केजी के हो, आपका मास अगर 50 केजी है, तो आपका वेट कितना होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है ना। ये वेट का फॉर्मूला होता है mg, मास कितना 50 केजी बोला आपने, 50 केजी, ठीक है। जी क्या, जी क्या 10, ये फिर 9.8 मल्टीप्लाई करा दो, 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं 50 को, 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो क्या बनता है 500, तो आपका वेट 500 होगा। जो मशीन आपको 50 बता रही है ना, तो आपका मास है। क्लियर? ओके नाउ नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक 3.4, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, वो रीजन, वो बाउंड्री जहां तक किसी भी प्लैनेट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर पाती है, जहां तक एक्ट कर पाती है। फॉर एग्जांपल अर्थ है, अर्थ से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, दूर होते जाएंगे अर्थ से, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है जो अर्थ हमारे ऊपर लगा रही है अपनी तरफ, वो कम होते जाती है। दैट्स वाई जब हम एक लिमिट पे आते हैं, तो एक लिमिट पे आने के बाद हम वापस नीचे नहीं आते। जैसे अभी मैं स्मार्ट को यहाँ से छोड़कर नीचे आ रहा है, लेकिन अर्थ जब स्पेस में जब हम जाते हैं, तो स्पेस में ऐसा होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दो तो वो वहीं रहता है। वाई? बिकॉज वहां तक ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं आ रही होती। तो वो रीजन, जिस रीजन के अंडर में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होती है, उस रीजन को हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, द रीजन अराउंड द मैसिव ऑब्जेक्ट सच एज अर्थ और सन, अर्थ या फिर सन जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं उनके अराउंड का जो रीजन एरिया है, वेयर ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑपरेटिंग, जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपरेटिंग से काम कर रही है, इस टर्म एज ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। नाउ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या चीज होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट मास। एक यूनिट मास बोले तो 1 केजी, इससे पहले तुमने बात कर था, एक यूनिट मास पे कितनी जो है फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, किसी भी प्लेनेट की, वो 1 केजी मास में कितनी लग रही है, एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अंदर जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पे अर्थ कितनी फोर्स अपने सेंटर की तरफ लगा रहा है, सही है। तो वो क्या कहलाएगी, जितनी फोर्स लग रही है 1 केजी मास के ऊपर, ठीक, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ 1 केजी मास के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है, जैसे मेरा फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा मास है 60 केजी, 55 केजी, तो मेरे ऊपर भी जितनी फोर्स लग रही है तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 केजी स्टैंडर्ड करके बताया। अब फॉर्मूला है जी इक्वल टू एफ जी अपॉन एम। एफ जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एम क्या है, मास। इनका रेशियो निकालेंगे तो जी की वैल्यू निकल के आएगी। सॉरी स्टूडेंट्स, यूनिट जो है वो न्यूटन पर केजी होगा, बिकॉज मास यूनिट केजी होता है। मैंने गलती से न्यूटन पर मीटर लिख लिया। थैंक यू। वेक्टर क्वांटिटी, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन है, इस तरफ डेड है, डायरेक्शन डाउनवर्ड, हमेशा डाउनवर्ड होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का सिंबल जी होता है और इसकी वैल्यू अक्सर हम कांस्टेंट लिखते हैं 9.8, राइट। आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पे ये टॉपिक 10.5 मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। तो मोमेंटम क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो है अगर मूव कर रही है, तो उस बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट, यानी बॉडी के मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आता है उसको हम मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन है, इज द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मास एंड वेलोसिटी। फॉर्मूला होगा मोमेंटम का, मोमेंटम का सिंबल जो वो p है, p से रिप्रेजेंट करते हैं mv, m मास से v वेलोसिटी। यूनिट क्या होगा, मास का यूनिट आपको पता है केजी होता है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है,
तो इसको आप शॉर्ट में इस तरह भी लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज मास तो आपको पता है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। तो मास जो है वो मूवमेंट में होता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे मूव कर रहा होता है, तो हम कहते हैं मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो चलें, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक ये बॉल है और एक ये बॉल है। ये बॉल जो है वो 4 की स्पीड से जा रही है और ये बॉल भी जो है वो 4 की स्पीड से जा रही है, 4 मीटर पर सेकंड की, इसकी भी वेलोसिटी 4 मीटर है, इसकी भी 4 मीटर है। मोमेंटम किसका ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू? चलिए देख लेते हैं, अगर इसका मास 2 है और इसका मास 8 kg है तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मास कितना है 2, वेलोसिटी क्या है 4, 2 4 जा 8, आंसर आ गया। तो इस वाली बॉडी का मोमेंटम क्या है 8। वैसे इस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, मास क्या है 8, वेलोसिटी क्या है 4, मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हो जाएगा 32। तो मोमेंटम डिपेंड करता है मास के ऊपर भी और वेलोसिटी के ऊपर भी, जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा और ऐसे ही जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका भी मोमेंटम ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लें कि सेम मासेस है बट वेलोसिटी फर्स्ट मास की जो है वो 5 है और सेकंड मास की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो ऑब्वियसली इसका आंसर इसका मोमेंटम ज्यादा होगा। ठीक है, तो बेसिकली मोमेंटम जो है मास वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है। नाउ फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। अब फोर्स की वजह से मोमेंटम में क्या चेंज आता है, तो अ फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी। ये न्यूटन के सेकंड लॉ में हमें पता है कि फोर्स क्या करती है, किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कराती है, सही है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma। द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस चेंजेस द वेलोसिटी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा t। यानी जो फोर्स लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट में तो वो जो है बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करता है। इनिशियल वेलोसिटी फॉर एग्जांपल अगर ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये रुकी हुई है, फोर्स लगा है, ये आगे गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ अटेन हुई, या फिर ये चल रही है, इसको पुश करा और ये स्पीड से गई, तो इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम इंटरवल के अंदर। टाइम तो लगेगा ऑब्वियसली स्पीड चेंज होने में, ठीक है। तो अब हमें पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो vf माइनस vi डिवाइडेड बाय डेल्टा t एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को न्यूटन के सेकंड लॉ में यहाँ a की जगह पुट कर दूं तो f अपनी जगह में ऐसे ही रहेगा, m ऐसे ही रहेगा, a की जगह में आगे भी a का फॉर्मूला vf माइनस vi डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब ये जो m है ये बाहर है, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा अंदर जाके, m जब vf से मल्टीप्लाई होता है mvf, m जब vi से मल्टीप्लाई होता है mvi। अब यू नो दैट कि mv जो है वो मोमेंटम होता है, तो mv मोमेंटम हो गया और इसके साथ f लगा तो ये फाइनल मोमेंटम है। देखिए पहले बॉडी किसी स्पीड से चल रही थी, फोर्स लगी और स्पीड से गई, तो बाद का मोमेंटम और पहले वाला मोमेंटम माइनस डिवाइडेड बाय डेल्टा t। चेंज इन मोमेंटम को हम इस तरह भी दिखा सकते हैं, डेल्टा साइन से, डेल्टा साइन हमें चेंज बताता है, तो मोमेंटम में चेंज आया, डेल्टा p भी लिख सकते हैं इसकी जगह डेल्टा t। तो ये न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम इस तरह हम दिखा सकते हैं, F = डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। ये जो फॉर्मूला ये हमें क्या बता रहा है कि अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तो मोमेंटम ज्यादा क्रिएट होगा, मोमेंटम जो चेंज आ रहा है मोमेंटम में वो ज्यादा होगा, टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम नीचे, जितना ज्यादा टाइम लगेगा मोमेंटम को चेंज करने में उतनी कम फोर्स लगेगी, और जितना कम टाइम होगा उतनी ज्यादा फोर्स। फॉर एग्जाम्पल आप कार में जा रहे हैं तो कार का मास है, वो कार किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और अचानक से आप ब्रेक लगाए और जोर से ब्रेक लगाया तो क्या आता है, आपको जर्क फील होता है आगे की तरफ। उस वक्त कार को रोकने के लिए कार की जो ब्रेक्स है वो बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं। तो अगर आप मोमेंटम को एकदम से चेंज करना चाहोगे तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। उसी जगह आप स्लो ब्रेक लगाते, थोड़ा टाइम लेते तो फोर्स कम लगानी पड़ती, सही है। तो टाइम को इंक्रीज करने से मोमेंटम को चेंज करने के लिए थोड़ा अगर आप टाइम लेके चेंज करेंगे तो फोर्स कम लगेगी, लेकिन इमीडिएटली सडनली चेंज करेंगे मोमेंटम को चलते हुए, कोई चीज आप उसको एकदम से रोकना चाहेंगे तो ज्यादा फोर्स चाहिए होती है इसके लिए। तो एग्जाम्पल ये बुक में एग्जाम्पल दी हुई है बॉल की, जो अक्सर आपने अगर क्रिकेट खेला हो, जब आप कैच कर रहे होते हो तो आप हैंड को थोड़ा सा ऐसे पीछे लेके जाते हो, इससे क्या होता है कि बॉल आ रही है, आप हैंड को बॉल की स्पीड के साथ थोड़ा सा नीचे आगे ऐसे पकड़ते हो, तो इससे क्या होता है टाइम ज्यादा लगता है, उसकी जो मोमेंटम है उसको चेंज होने में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, जिससे आपके जो हैंड है उसमें उसको कम हिट होता है, उसको कम हर्ट होता है, सही है।
लेकिन अगर आप ऐसे बोल आ रही ऐसे एकदम से रोगे तो ज्यादा हर्ट होगा आपको, जो आपने मोमेंटम को एकदम से रोक लिए। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है, ये फॉर्मूला लिखना याद भी करना और जो न्यूमेरिकल में काम आएगा। आगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पल्स एंड चेंज इन मोमेंटम। फर्स्ट हम देखते हैं कि इम्पल्स क्या चीज होती है। इम्पल्स जो है एक लार्ज फोर्स का फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लगना, बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगे, इस इफेक्ट को हम इम्पल्स कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, इज द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। किसी फोर्स का, किसी लार्ज फोर्स का बहुत कम टाइम के लिए लगना, इसको हम इम्पल्स कहते हैं। यू कैन थिंक ऑफ इट एज अ पुश और अ किक। आप इसको पुश या फिर किक समझ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक फुटबॉलर जो है वो बॉल को किक कर रहा है, फुटबॉल को, या फिर एक बैट्समैन जो है वो शॉट मार रहा है, तो बॉल जब आकर के ऐसे बैट के साथ टच होके जाती है तो एक लार्ज फोर्स जनरेट होती है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहूँ कि अभी आप जरा देखें, मैं इस जो है केप को बाउंस बैक करा रहा हूँ बोर्ड के साथ, तो ये बाउंस बैक होते हुए आप देख तो रहे हैं, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मार्कर, ये जो केप पे जाकर के कितने टाइम, ये जो बोर्ड है कितने टाइम में इसको बाउंस बैक कर रहा है, तो टाइम बताना मुश्किल हो जाएगा। और कितनी फोर्स बोर्ड की तरफ से आ रही है, कितने टाइम में कितनी फोर्स लग रही है, तो टाइम और फोर्स कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज फौरन से रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमें हेल्प करता है कि इम्पल्स इम्पल्स फाइंड आउट करने के लिए। सही है, कि कितने टाइम के लिए और कितनी फोर्स लगी है, कितने कम टाइम में कितनी फोर्स लगी है, फोर्स फाइंड आउट करने के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ हेल्प करता है। सेकंड लॉ क्या था, चेंज इन मोमेंटम इन चेंज इन टाइम, मतलब पर्टिकुलर टाइम में मोमेंटम का चेंज। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ पे डेल्टा टी डिवाइड और इक्वल टू सिर्फ आगे मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो एफ और डेल्टा टी है, यानी फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, इसको हम जो है इम्पल्स कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, इम्पल्स, फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को, कितनी फोर्स लगी और कितने टाइम के लिए लगी है, दिस इज इम्पल्स। और इम्पल्स इक्वल है डेल्टा पी के, चेंज इन मोमेंटम के। सही, चेंज इन मोमेंटम के। ये केव है, इसका कोई ना कोई मास है, तो किसी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसके कोई मास और वेलोसिटी क्या निकल के आता है, मोमेंटम। तो इसे कोई इनिशियल मोमेंटम है, कोलाइड करने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ रहा है बाउंस बैक, तब भी इसका मास और वेलोसिटी किसी वेलोसिटी से वापस आएगा। जितनी फोर्स से ये टकराया है, जितनी वेलोसिटी से ये टकराया उतनी वेलोसिटी से वापस आएगा। तो पहले वाला मोमेंटम और बाद वाले मोमेंटम का चेंज इम्पल्स कहलाता है। चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सही है, तो लेट्स से इसका जो मास है वो लेट्स से 2 kg है और ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, तो मास और वेलोसिटी माइनस मास वेलोसिटी, ये फाइनल इनिशियल वेलोसिटी। तो मास था 2, वेलोसिटी है 2, माइनस मास 2 है, वेलोसिटी अभी भी 2 है, बट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी होती है। इस वक्त इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, टकराने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो जब डायरेक्शन चेंज होती है तो हम साइन लगाते हैं, नेगेटिव का साइन लगाएंगे और 2 ही रहेगा। सही है, तो 2 2 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 2 4, ये टोटल आ गया 8। ये जो 8 निकल के आया है, दिस इज द इम्पल्स। ये क्या है, इम्पल्स है। ठीक है, इस तरह हम इम्पल्स को फाइंड आउट करते हैं। इम्पल्स का मतलब चेंज इन मोमेंटम, कितना चेंज आया मोमेंटम में, क्योंकि बहुत कम टाइम में चेंज आता है तो हमें इम्पल्स बताना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन इस फॉर्मूले के थ्रू इम्पल्स बता सकते हैं। यहाँ पे ये ग्राफ है, इस ग्राफ में इम्पल्स समझाया गया है कि एक लार्ज फोर्स लगी है, काफी लार्ज फोर्स है, वर्टिकल में फोर्स है एफ और हॉरिजॉन्टली टाइम है। तो एक लार्ज फोर्स लगी है बहुत कम टाइम के लिए, एकदम से लगी और एकदम से वो फोर्स खत्म हो गई। सही, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ इम्पल्स। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज यहाँ पे फोर्स है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी, इम्पल्स की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन फोर्स की होगी। ठीक, और इट हैज सेम एसआई यूनिट एज मोमेंटम, इसका एसआई यूनिट वही है जो मोमेंटम है, क्योंकि इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम है, तो चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, वही यूनिट जो है वो इम्पल्स का भी होगा। तो यहाँ पे ये साइन सही कर दे, ये इनिशियल वेलोसिटी के साथ नेगेटिव नहीं लगेगा, फाइनल के साथ लगेगा, बिकॉज इनिशियली तो बॉडी इस तरह इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, डायरेक्शन बाद में चेंज हुई है ना, तो बाद वाली वेलोसिटी के साथ हम क्या लगाएंगे, माइनस साइन। तो फाइनल वेलोसिटी के साथ माइनस लगेगा, इनिशियल के साथ नहीं लगेगा, फाइनल के साथ। तो ये माइनस का 4 होगा और ये फॉर्मूले का माइनस है, तो माइनस का 8। ठीक है, ये माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि जो
इम्पल्स फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। पहले इस तरह आकर के जो फोर्स लगी उसके अपोजिट में जो फोर्स लगी है दैट इज इम्पल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो न्यूटन्स का लॉ तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है, बिफोर एंड आफ्टर सेम रहता है। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या सिस्टम होता है? ऐसा सिस्टम जहां पर आउटर एक्सटर्नल कोई भी फोर्स एक्ट ना हो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। सही, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब उन सिस्टम के अंदर जो भी बॉडीज होंगे उनका जो भी मोमेंटम होगा वो बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन उनका सेम होगा मोमेंटम। ठीक है, तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो F इक्वल टू जीरो, हम कह रहे हैं कि फोर्स जीरो है, यानी आइसोलेटेड सिस्टम में कोई बाहर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रही है, तो फोर्स हम जीरो मान लेते हैं। ये न्यूटन्स का लॉ है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम की F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। फोर्स को हम जीरो कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी यहाँ पे डिवाइड और इक्वल टू किससे भागे मल्टीप्लाई हो गया, डेल्टा टी जीरो से मल्टीप्लाई हो गया जीरो, यहाँ रह गया डेल्टा पी। डेल्टा पी मीन चेंज इन मोमेंटम यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब ये नेगेटिव का मोमेंटम इक्वल टू किससे आएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनके फॉर्मूला से मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv, इनिशियल मोमेंटम में तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम में तो फाइनल वेलोसिटी। ये इस इक्वेशन से हमें समझ आ रहा है कि जो पहले वाला मोमेंटम था वही बाद वाला मोमेंटम है। कहां पर? जब एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो, जीरो हो। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नाउ इसकी एग्जांपल है बुक में बहुत अच्छी, डिस्कस करते हैं इसे। तो न्यूटन्स लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए एक बेस्ट एग्जांपल बुक में गिवन थी, तो इसको मैंने बोर्ड में ड्रॉ किया है। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं, बाहर समझाने के पर्सपेक्टिव से देख लें आप। ये जो गन है बिफोर फायर मैंने यहाँ पे लिखा बनाई डायग्राम, और आफ्टर फायर की है। तो बिफोर फायर अगर हम देखें तो दो चीजें हमारे पास, एक गन है और एक बुलेट है जो गन के अंदर है। ठीक है, तो गन का जो मास होगा वो mg से रिप्रेजेंट करो। मास ऑफ गन कुछ भी हो सकता है, 10 kg 20 kg। और बुलेट का जो मास जो कि ग्राम में होगा उसको हम कह रहे हैं mb, यानी मास ऑफ बुलेट और मास ऑफ गन। तो दो ऑब्जेक्ट्स आ गए, सही है, मास ऑफ बुलेट है, मास ऑफ गन। ठीक, अभी अगर इस स्टेट में देखें, मैं अगर आपसे पूछूं कि मोमेंटम क्या है बुलेट का और गन का, तो आप कहोगे मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv। गन की बात कर रहे हैं तो मास ऑफ गन एंड वेलोसिटी ऑफ गन की बात करेंगे। मास ऑफ गन लेट्स से ये मैं कह रहा हूँ 10 kg है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गन अगर मैं पूछूं तो क्या है, गन क्या वेलोसिटी, रेस्ट में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, जीरो है, 10 जीरो से मल्टीप्लाई हो गया जीरो। तो मोमेंटम ऑफ गन यानी kg लिख लेते हैं, मोमेंटम ऑफ गन क्या है, जीरो है। इसी तरह मोमेंटम ऑफ बुलेट भी क्या होगी, जीरो होगी, फिर रेस्ट में वेलोसिटी जब जीरो होगी तो मास से मल्टीप्लाई हो गया जीरो। इट मीन मोमेंटम ऑफ गन एंड मोमेंटम ऑफ बुलेट इज जीरो। तो अब टोटल जो मोमेंटम है इस सिस्टम का इस वक्त जीरो है। अब अगर यहाँ पे हम देखें फायर हो गया तो किसी स्पीड से जो है वो गोली आगे निकली है। तो ये जो बुलेट ऐसी कोई ना कोई वेलोसिटी है। ठीक, जब फायर हुआ तो जिस वेलोसिटी से बुलेट आगे गई है उसी फोर्स के साथ, एक इंपल्स फोर्स के साथ गन पीछे की तरफ आया, तो रिकॉइल कहते हैं इसको, रिकॉइल। क्योंकि गन का मास ज्यादा है तो रिकॉइल ज्यादा नहीं होगा, कम ही होगा, और बुलेट का मास बहुत कम है, इसीलिए बहुत ज्यादा फोर्स के साथ, प्रेशर के साथ बुलेट आगे जाएगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसका जो है मोमेंटम है, तो आप कहेंगे अगर मोमेंटम के फॉर्मूले में मैं वैल्यूज को पुट करूं तो मास ऑफ गन, अगर गन की बात करें, मास ऑफ गन, और गन जो है किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, जरा इसको आप छोड़ दें, जरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे ध्यान दें। तो अगर हम मोमेंटम ऑफ गन की बात करें यानी pg बराबर है mg/vg के, तो मास ऑफ गन वही रहेगा 10 kg, चेंज तो नहीं होगा ना। वेलोसिटी ऑफ गन, लेट्स से कि ये जो बुलेट है ये 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गई है, बहुत स्पीड से, सही है, 1000 मीटर पर सेकंड। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 मिल जाएगा। तो मोमेंटम आ गया गन का 10,000। ठीक, अब जो है सॉरी गन की वेलोसिटी नहीं, तुमने बुलेट की लिखी, गन जो है वो रिकॉइल हुआ है, मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रिकॉइल हुआ है, तो मल्टीप्लाई हो गया 100, तो गन का जो मोमेंटम आया वो 100। अब अगर मैं बुलेट की मोमेंटम की बात करूं, सही, तो बुलेट जो है हमारा पी बी के मोमेंटम की बात करें तो एम बी और
वी बी। ठीक है, मोमेंटम हम बात अब मोमेंटम बुलेट का देख रहे हैं। तो मास ऑफ बुलेट हमने क्या कंसिडर किया था? अब बुलेट का जो मास है वो हम 1 जो है 1 ग्राम कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 केजी है ना, चले 1 केजी कंसिडर कर देते हैं मास में, 1 केजी। और वेलोसिटी जो है वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बुलेट आगे की तरफ है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 100। वेलोसिटी मोमेंटम ऑफ बुलेट इज 100। अब अच्छा, वेलोसिटी, क्योंकि जो है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन होती है, बुलेट जो है इस डायरेक्शन पे मूव कर रही है, गन इस डायरेक्शन पे मूव कर रही है, तो गन जो है बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव में ले रहा हूँ तो गन की वेलोसिटी को मैं नेगेटिव में लूंगा, इससे हमें पता चलेगा गन इस डायरेक्शन में गन ने मूव की है। ठीक है, ये नेगेटिव 100 हो गया। अब टोटल मोमेंटम की अगर हम बात करें तो गन को ऐड करेंगे बुलेट के साथ, टोटल मोमेंटम हम देखते हैं। टोटल मोमेंटम क्या होगा अगर इन दोनों को ऐड करूँ तो? -100 में +100 ऐड करेंगे तो 0। तो टोटल मोमेंटम ओवरऑल यहाँ पे भी 0। यही चीज यहाँ पे समझाई गई है कि फाइनल मोमेंटम बराबर है इनिशियल मोमेंटम के। इनिशियली जो है मोमेंटम 0 था, फाइनली भी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन पे मूव करे गन ने तो मोमेंटम 0 है। तो ये आ गया मोमेंटम ऑफ बुलेट, मोमेंटम ऑफ गन। ये आ गया मोमेंटम ऑफ बुलेट, ये मोमेंटम ऑफ गन इक्वल टू 0। अब आप यहां से इस फॉर्मूले से चाहें तो किसी भी, चाहे आप बुलेट की वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें या फिर आप गन की वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें, इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। मान लें आपको गन की वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, सही है, वी जी। तो क्या करेंगे? गन की वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, एम बी वी बी यहाँ पे प्लस और इक्वल टू क्वेश्चन जाके सेपरेट होगा, तो एम जी वी जी इक्वल टू, ये ऐड हो रहा है यहाँ पे आगे सेपरेट होगा, माइनस एम बी वी बी। हमें वेलोसिटी ऑफ गन चाहिए कि रिकॉइल क्या था गन का, तो एम जी यहाँ पे मास ऑफ गन मल्टीप्लाई और इक्वल टू के साथ आगे डिवाइड होगा। वी जी हमें चाहिए माइनस एम बी वी बी डिवाइडेड बाय एम जी। तो इस तरह आप मास वेलोसिटी ऑफ गन निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकाल सकते हैं। कोई मास निकालना चाहो, मास ऑफ बुलेट, गन का मास निकालना चाहो, इस फॉर्मूले से इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये नेगेटिव साइन हमें यही बता रहे हैं कि वेलोसिटी जो है गन की वो अपोजिट डायरेक्शन में। First MCQ, inertia of a body is related to which of the following quantity? inertia किस क्वांटिटी से रिलेट करती है? मास से, फोर्स से, वेट से या फ्रिक्शन से? तो जिस भी बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उस बॉडी में उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, उतना ज्यादा मोशन या फिर चेंज ऑफ स्टेट को उतना ही ज्यादा रेजिस्ट करेगा। तो मास, ऑप्शन ए। A force of 5 न्यूटन is applied to a body weighing 10 न्यूटन। एक फोर्स है 5 न्यूटन की उस बॉडी पर लग रही है जिसका वेट क्या है? 10 न्यूटन है। इट्स एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में? सही। तो वेट जो है भाई, एक्सेलरेशन की बात करें फॉर्मूला होता है F=ma, और हमें मास नहीं गिवन है, वेट गिवन है। तो वेट वी नो दैट, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W=mg। एम गिवन है, एम की इक्वेशन बनाते हैं, जी यहाँ मल्टीप्लाई और इक्वल टू किसके आगे W की डिवाइड में आ जाएगा, तो W/g इक्वल टू m बन जाएगा, W/g। m का फॉर्मूला बन गया W/g, तो m की प्लेस में हम W/g पुट कर सकते हैं, दैट इज रहेगा। वेट कितना गिवन है? 10 g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 कांस्टेंट वैल्यू होती है, 9.8 को राउंड ऑफ करके मैं यहाँ 10 ले रहा हूँ, सही। A एज इट इज, F एज इट इज। फोर्स कितनी गिवन है? फोर्स 5 न्यूटन गिवन है, 10 से 10 कैंसिल, A रह गया, तो A क्या आ गया? 5, सही। तो 5, ऑप्शन सी इज द आंसर। SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज, तो SI यूनिट लीनियर मोमेंटम का यूनिट क्या है? तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मास का यूनिट क्या होता है? मास को हम केजी में मेजर करते हैं, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। ये तो मीटर पर सेकंड को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस पावर लगा करके, तो केजी मीटर सेकंड इनवर्स, ये ऑप्शन बी, केजी मीटर सेकंड इनवर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज इक्वल टू इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी मीन मोमेंटम, डेल्टा मीन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इस रेशियो देते हैं बराबर होता है फोर्स के। अब फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात कर रहे हैं तो यहाँ वेट आ जाता है, F we know that F equal to W, weight is a force, weight is a force, F की जगह में आप W लगा दो,
सिंपल डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्या किसके बराबर आ गया, वेट के। तो यहाँ वही ऑप्शन वेट का, यस ऑप्शन सी वेट। चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, किसी भी बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज आता है वो किसके बराबर हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू एफ, और चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, मोमेंटम की बात करें, चेंज इन मोमेंटम, तो डेल्टा टी यहाँ पे डिवाइड होता है, यहाँ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ मल्टीप्लाई डेल्टा टी, सही। एफ मीन फोर्स, डेल्टा टी मीन टाइम, फोर्स और टाइम, फोर्स और टाइम, ये रहा ऑप्शन बी, फोर्स एंड टाइम। A book of mass 5 kg is placed on the table. The magnitude of net force acting on the table book is, कह रहे एक टेबल के ऊपर 5 जो है वो केजी की बुक रखी हुई है, तो उस 5 केजी की जो बुक है उसमें कितना नेट फोर्स लग रहा है ये मालूम करना है। तो फोर्स के लिए अच्छा, इस बुक का कोई ना कोई वेट होगा जो वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, सही। तो वेट कैसे निकालते हैं, हमें मास गिवन है केजी में, डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है mg, मास गिवन है 5, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8 या फिर आप 10 रख लो, अगर 5 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 न्यूटन, तो 15 न्यूटन की फोर्स एक्ट होती है, नेट फोर्स 15 न्यूटन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ आई होप आपने मार्क कर लिए। सो नेक्स्ट, थर्स्ट फोर्स इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन, थर्स्ट फोर्स किस लॉ ऑफ मोशन पे काम करता है। तो थर्स्ट फोर्स क्या होती है, वो फोर्स जो वाटर के अंदर जब कोई बॉडी जाती है तो अब थर्स्ट फोर्स ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है पानी के ऊपर, सही। तो थर्स्ट फोर्स एक्शन का रिएक्शन की वजह से, वेट की वजह से थर्स्ट फोर्स लग रही है, तो वेट नीचे की तरफ है, थर्स्ट फोर्स अपवर्ड है, तो एक्शन का रिएक्शन कौन सा होता है, इक्वल एक्शन एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, थर्ड, सही। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर 2 सेकंड, 2 सेकंड के लिए एक बॉडी में फोर्स लग रही है, इट प्रोड्यूसेस 50 kg मीटर पर सेकंड चेंज, ये 50 kg मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड मोमेंटम की यूनिट है, तो ये मोमेंटम गिवन है, इन इट्स मोमेंटम, देखिए आगे लिखा हुआ भी है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो फोर्स पूछ रहे हैं, मोमेंटम गिवन है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, टाइम गिवन है, मोमेंटम कितना गिवन है 50, टाइम कितना गिवन है 2, तो डिवाइड होकर क्या बनेगा 25, सो 25 इज आंसर ऑप्शन सी। एट द फेयर ग्राउंड द फोर्स दैट बैलेंसेस योर वेट इज, फेयर ग्राउंड वो गोल गोल घूमने वाला झूला होता है, उसमें आपके वेट को कौन सी फोर्स, क्या चीज बैलेंस करती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे वेट को बैलेंस करती है। ऐसे हम घूम रहे होते हैं, सही, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप लटके हुए हो, तो आप इस वेलोसिटी से डायरेक्शन पे ऐसे घूम रहे हो, तो आपका वेट इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ वेट लग रहा है, और सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आपके वेट को बैलेंस कर रही है। व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन बाय स्टिक, जब किसी भी कारपेट को हम लटका के पीटना शुरू कर देते हैं स्टिक से, डस्ट लाइज ऑफ द कारपेट, तो उसमें से डस्ट निकलती है कारपेट से, इट इज मेनली ड्यू टू, किस वजह से होता है ये, तो यहाँ पे एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन फोर्स में आपने एक्शन लगाया, रिएक्शन में डस्ट गिरा, रिएक्शन फोर्स एंड कारपेट, रिएक्शन फोर्स और कारपेट की वजह से, एनर्जी ऑफ डस्ट की वजह से, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ कारपेट की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर एनर्जी ऑफ डस्ट। जब हम कारपेट देखिए, कारपेट रेस्ट में हमने स्टिक से कारपेट को हिट किया तो कारपेट पीछे की तरफ गई, लेकिन डस्ट अपनी जगह में स्मॉल होल्स में इनर्शिया की वजह से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, रुके हुए, और कारपेट तेजी से पीछे गई, डस्ट अपनी जगह में, तो डस्ट नीचे आ गई, एनर्जी ऑफ डस्ट। A bucket having some water is revolved in vertical circle, एक बकेट को, एक बाल्टी को जो है, मान लीजिए बाल्टी है, इस बाल्टी को हम ऐसे वर्टिकली घुमा रहे हैं, सही, ऐसे वर्टिकली घुमा रहे हैं, ऐसे पकड़ के वर्टिकली घुमा रहे हैं। वाटर डज नॉट स्पिल आउट, इसके अंदर वाटर है यहाँ, तो वाटर क्या हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, बाहर नहीं गिर रहा है। इवन द बकेट इज अपसाइड डाउन, हालांकि बकेट ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ है, पानी को तो नीचे गिर जाना चाहिए, तो पानी क्यों नहीं गिर रहा है, वेट ऑफ वाटर, वाटर के वेट की वजह से जो नीचे की तरफ लग रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, देखें रस्सी को बांधा हुआ है स्ट्रिंग से, तो स्ट्रिंग की तरफ सेंटर की तरफ एक फोर्स लगी, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक्शन के रिएक्शन में अपोजिट फोर्स एक बाहर की तरफ भी लगेगी, इस बार वाली फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पानी नहीं गिर रहा है, तो करेक्ट आंसर इज सेंट्रीफ्यूगल force on water. So now next,
ओके 12 एमसीक्यूज। फोर्स विच मूव्स द कार इज, वो फोर्स जो कार को मूव कराती है वो कौन सी फोर्स है? फोर्स डेवलप बाय इंजन, इंजन की फोर्स की वजह से। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर, रोड और टायर के बिटवीन में जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से मूव करती है कार। वेट ऑफ कार, कार के वेट की वजह से। या वाटर स्प्लिट ऑन द रोड, या रोड में जो पानी गिरा हुआ है, ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा, ना ही वेट ऑफ कार की वजह से। इन दोनों में आप कंफ्यूज होंगे तो करेक्ट आंसर इज बी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। जब तक फ्रिक्शन नहीं होगा टायर और रोड के बिटवीन में, ग्रिप नहीं बनेगी तो कार मूव नहीं कर सकती। सही। न्यूटन पर केजी इज इक्वल टू, न्यूटन पर केजी किसके बराबर होता है इसमें से? देखिए न्यूटन पर केजी, तो न्यूटन फोर्स की यूनिट होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है एम है, एफ इक्वल टू एम है। मास की यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन की यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं न्यूटन की जगह इसकी यूनिट लिख लूं, ओरिजिनल केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये केजी इनवर्स ऑलरेडी से केजी इनवर्स कैंसिल, इनवर्स का मतलब है ये नीचे था, कैंसिल हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg प्लेस्ड एट अर्थ सरफेस एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, अर्थ की सरफेस पे एक 1 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इस पे कितनी फोर्स लग रही है? ऑब्वियसली वेट इसको नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। इक्वल टू फोर्स बराबर होता है जी F इक्वल टू वेट, फोर्स वेट के बराबर है, और वेट का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू mg। मास कितना गिवन है? 1 g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जो कि 9.8 है, तो 1 को जब मैं 9.8 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 9.8 न्यूटन, तो वेट आ गया 9.8 न्यूटन, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ 9.8 न्यूटन की फोर्स लग रही है 1 kg मास के ऊपर। सो 9.8 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नेट फोर्स ऑन द बॉडी फॉलिंग इन एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू, एक बॉडी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ये जो अभी केप भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं गई, ये जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, दैट्स द एक्सेलरेशन जनरेट होती है ना, चेंज इन स्पीड। लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से अगर सेम स्पीड से ऑब्जेक्ट नीचे आए एयर में, तो किसके बराबर होगा? वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होगा, नेट फोर्स, इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है, जो ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रहा है उसमें जो नेट फोर्स लग रही है वो किसके बराबर होगी? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब नीचे आएगा तो वेट नीचे की तरफ लग रहा है, एयर के पार्टिकल्स उसको ऊपर की तरफ एक्ट कर रहे हैं, एक्सचेंज रिएक्शन कैंसिल, दैट्स व्हाई वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। अगर ग्रेविटी उसे खींच होती तो वो स्पीड में नीचे जाता है, ग्रेविटी के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया एयर ने, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। जब भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे जा रहा हो तो उसमें कोई फोर्स नहीं लग रही होती है। सही, तो हम लिखेंगे 0। आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन 0 होता है। अब अगर एक्सेलरेशन 0 होगा, g की जगह अगर मैं 0 लिखूं, W इक्वल टू mg, g की जगह अगर मैं 0 लिखूं तो 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो 0, तो वेट हो गया 0। सही है, 0 इज द आंसर। आई होप एमसीक्यूज आपको समझ आ। अब बॉय इज होल्डिंग अ बुक ऑफ मास 2 kg, एक बॉय है जिसने एक बुक पकड़ी हुई है जो कि 2 kg है, जिसका मास 2 kg है। हाउ मच फोर्स इज ही अप्लाइंग ऑन द बुक, वो बुक पे कितनी फोर्स लगाएगा, उस 2 kg की बुक को पकड़ने के लिए कितनी फोर्स लगेगी? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ही मूव्स इट अप विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, और अब उसके बाद अगर वो 3 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन से बुक को वहीं तरफ थ्रो करता है, हाउ मच टोटल फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बुक, फिर टोटल फोर्स कितनी लगेगी बुक पे? मास 2 kg एक्सेलरेट, मास 2 kg और 2 kg के मास को होल्ड करने के लिए कितनी फोर्स लगेगी, फर्स्ट फाइंड आउट करना है। एंड देन 2 kg की बुक को जब वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर एक्सेलरेट करवाएगा तब टोटल कितनी फोर्स लगेगी, ये फाइंड आउट करना है। F मतलब टोटल फोर्स। सॉल्यूशन, F इक्वल टू वेट इज द फोर्स, वेट एक फोर्स, अच्छा उस बुक को होल्ड करने के लिए कितनी फोर्स लगेगी, जितनी उस बुक का वेट होगा, हर जितनी फोर्स नीचे की तरफ होल्ड करेगी उतनी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी ताकि वो स्टेबल रहे। तो F बराबर होना चाहिए वेट की, और वेट का फॉर्मूला होता है mg। m क्या है? 2 kg, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट वैल्यू होती है 9.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 19.6 न्यूटन। तो बुक को 2 kg की बुक को होल्ड करने के लिए 19.6 न्यूटन की फोर्स चाहिए होती है। अब ऐसे F इक्वल टू m क्योंकि 3 की एक्सेलरेशन एक्सेलरेट करवाया था बुक को, तो 2 kg की बुक को 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो मल्टीप्लाई करने पे 6 न्यूटन, तो ऊपर थ्रो करने के लिए 6 न्यूटन की फोर्स, इतना होल्ड करने के लिए और इतना थ्रो करने के लिए, तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी? फर्स्ट फोर्स 19.6 को प्लस कर दो सेकंड फोर्स 6 से, तो टोटल फोर्स आ जाएगी 25.6 न्यूटन। तो क्या होगा? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2, अ गर्ल ऑफ मास 30 kg इज रनिंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, एक गर्ल जिसका मास 30 kg बहुत कम मास है और वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। फाइंड हर मोमेंटम, तो उसका मोमेंटम फाइंड आउट करना है। तो मास इज 30 kg, वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकंड, मोमेंटम फाइंड आउट करना है। मोमेंटम का सिंबल p से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मास इज 30 kg, वेलोसिटी इज 4, मल्टीप्लाई करने पे 120 आएगा, और ये जो 120 इज दिस मोमेंटम, और मोमेंटम का यूनिट होता है न्यूटन सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो न्यूमेरिकल नंबर 3, अ 2 kg स्टील बॉल इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड
स्टील की एक बॉल है जो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और मास उसका 2 kg है। इट हिट्स विद बल्क ऑफ सैंड, एक बिल्कुल एक बल्क ऑफ सैंड मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में एक रेत रखी हुई है, उससे जाकर के टकराता है। एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.2 सेकेंड, और टकराने के बाद 0.2 सेकेंड में रेस्ट में आ जाती है बॉल। फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय सैंड बल्क ऑन द बॉल। अच्छा, हमें जो बहुत ज्यादा जो रेट है अमाउंट में, वो कितनी फोर्स लगा रही है उस आयरन बॉल के ऊपर कि वो रुक गई, फोर्स फाइंड आउट करना है। तो मास 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0। व्हाई फाइनल वेलोसिटी 0? बिकॉज 15 मीटर की स्पीड से आ रही है बॉल, बल्क ऑफ रेत सैंड से सैंड पे लगने के बाद वो रेस्ट पे आ गई। तो पहले चल रही थी, बाद में रेस्ट पे आ गई, तो बाद वाली वेलोसिटी को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी 0। टाइम 0.2 सेकंड लगा था, फोर्स फाइंड आउट करनी है। जब फोर्स फाइंड आउट करें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है इक्वल टू एम। एम में एम तो गिवन है हमारे पास 2 kg, ए नहीं गिवन है, तो ए निकालने के लिए पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, वी एफ माइनस वी अपॉन टी से ए निकालेंगे। वी एफ 0 है, वी आई 15 है, टाइम 0.2 सेकंड गिवन है, इसको डिवाइड करने पे -75 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन आ गई। नाउ एफ इक्वल टू एम है, एम 2 kg था, एक्सेलरेशन यहाँ से पुट करी, फोर्स उनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ गया -150 न्यूटन। ये माइनस साइन बता रहा है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, बॉल ऐसे आ रही है, ये सैंड है समझ लो बहुत सारी, तो यहाँ से टकराई तो फोर्स इस डायरेक्शन पे लगी, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी है, दैट्स व्हाई बॉल जा करके यहाँ पे रुक गई है। सही है। नाउ नेक्स्ट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। तो न्यूमेरिकल 4, 100 ग्राम बुलेट, एक 100 ग्राम की बुलेट है, ये बुलेट जो है गोली 100 ग्राम की है, इस फायर्ड फ्रॉम 5 kg गन, गन का मास कितना है 5 kg, 5 किलो की गन से फायर हो गई बुलेट। मुजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज, यानी इधर से ये जो एरिया है जहां से बुलेट बाहर आती है उसको मुजल कहते हैं। मुजल से जो बुलेट स्पीड से बाहर आई है, मुजल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बुलेट बाहर आई, इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। फाइंड रिकॉइल ऑफ द गन, तो हमें रिकॉइल ऑफ द गन फाइंड आउट करना है, यानी ऐसे पीछे जो गन आती है ना इसको रिकॉइल कहते हैं, तो कितनी स्पीड से पीछे ये फाइंड आउट करना है। तो मास ऑफ बुलेट गिवन है 100 ग्राम, 100 ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट किया, कैसे कन्वर्ट किया, 1000 से डिवाइड कर दें आप, 100 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 केजी में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू। मास ऑफ गन 5 kg गिवन था, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बुलेट की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ गन जी मीन गन, वेलोसिटी ऑफ गन हमें फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखिए मास और वेलोसिटी की जब भी बात हो तो मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम बराबर होता है mv, मास और वेलोसिटी। अब यहाँ पे दो चीजों का मास और दो की वेलोसिटी गिवन है, इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होता है, तो मास जो बुलेट का मास और बुलेट की जो वेलोसिटी होगी उनका मोमेंटम बराबर होगा गन के मास और गन की वेलोसिटी के, तो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे हमें जो है वी जी फाइंड आउट करना है, यानी वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड आउट करना है, तो इसकी इक्वेशन बनेगी mg यानी मास ऑफ गन, यहाँ मल्टीप्लाई और इक्वल टू की तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, इन दोनों के डिवाइड में आ जाएगा, मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट के डिवाइड में आ गया मास ऑफ गन, ये वैल्यू अलग हो गई। सही है, इसको ऐसे घुमा के लिखा है। अब वैल्यूज पुट करेंगे, मास ऑफ बुलेट है 0.1 और वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 20, मास ऑफ गन इज 5 kg, 5 kg, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और 5 से डिवाइड करने पे 0.4 आंसर आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ गन इज 0.4 मीटर पर सेकंड, तो 0.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गन ऐसे रिकॉइल हुई पीछे की तरफ आई। आई होप इट्स क्लियर। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो लास्ट न्यूमेरिकल, अ रोबोटिक कार ऑफ 15 kg, एक रोबोटिक कार है जो किसी बच्चों ने या स्कूल वालों ने इवेंट में बनाया जिसका वेट है 15 kg। आजकल एक रोबोटिक सब्जेक्ट चल रहा है ना सर, डिफरेंट टाइप्स के रोबोट बच्चे बनाते हैं। इस मूविंग विद 25 मीटर पर सेकंड, जो स्पीड है उसकी 25 मीटर पर सेकंड है, काफी अच्छी खासी स्पीड से मूव कर रहा है। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप इट, और उसको रोकने के लिए ब्रेक लगा दिया, इतनी स्पीड से चला था, रोकने के लिए ब्रेक लगा दिया। ब्रेक्स अप्लाई कांस्टेंट फोर्स ऑफ 15 टन, ब्रेक कितनी फोर्स लगा रहा है 15 टन की फोर्स लगा रहा है। हाउ लॉन्ग डज द कार टेक टू स्टॉप, तो कार को रुकने में कितना टाइम लगेगा ये फाइंड आउट करना है। मास गिवन 15 kg, वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड स्पीड से चल रही, फोर्स ब्रेक पे इतना, इतनी 15 टन की फोर्स लगी तो कितने टाइम लगेगा रुकने के लिए। तो ये सारी चीजें देखते हुए मास, वेलोसिटी, फोर्स हमें याद आ रहा है फॉर्मूला फोर्स का एक फॉर्मूला होता है हमें, एक फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कोई भी चीज जब भी आपकी तरफ ये किसी भी चीज की तरफ मूव करते हुए जाए तो उसमें मोमेंटम है, मास और वेलोसिटी दोनों को कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई तो मोमेंटम। अब मोमेंटम का चेंज होना और स्टॉप होने में कितना टाइम लग रहा है, कितनी फोर्स लग रही है, वो इस रिलेशन से आता है, F = डेल्टा P अपॉन T।
डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी एमवी टी, दैट इज सॉरी हमें टी फाइंड आउट करना है, यहाँ आगे एफ की जगह में आ गया और एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आगे डिवाइड में टी की जगह में आ गया, टी एफ की जगह में एफ टी की जगह में आ गया। नाउ पुट द वैल्यूज, मास की जगह मास 15, वेलोसिटी 25, फोर्स इज 50 न्यूटन 50। अब इनको मल्टीप्लाई करके 50 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 7.5 सेकंड। तो कार को रुकने में 7.5 सेकंड्स लगेंगे, मतलब ब्रेक सही से अप्लाई नहीं किया इसलिए अच्छा खासा टाइम लग रहा है रुकने में। तो आई होप यहाँ पे न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।